हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, परफेक्ट है। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। साउंड मुझे लग रहा है परफेक्ट होगी। हेलो हेलो, साउंड परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगेन 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 गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है, ऑल परफेक्ट। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पर। थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था, उसको हम कंप्लीट करेंगे पहले, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बिल्कुल? यस या नो? ठीक है, एकदम परफेक्ट, बढ़िया, सुपर। ठीक है, डीपीपी आपकी मोस्ट प्रोबेबली आज अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बोल दिया है, लेक्चर से पहले भी बोल दिया है। ठीक है, हाँ, डीपीपी तैयार है सारी, बस अपलोड होनी है। ठीक है, हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रह गया था, तो आज का टारगेट मैं बताता रहा हूँ क्या है। जो ओल्ड चैप्टर था उसका रिमेनिंग टॉपिक जो रह गया वो कवर करते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो एप्लीकेशन दे रखे हैं एग्रीकल्चर के दे रखे हैं, नंबर वन। और नंबर टू दे रखे हैं बायोटेक। क्या लिख रहे हो? अच्छा, चैट प्राइवेट करनी है। हाँ बेटा, बायोटेक सर, पीसीआर अगेन बता देता हूँ, रिवीजन करा दूंगा, पूरा टेंशन मत करो। ठीक है, पीसीआर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, आज के डेट में इतना सिंपल हो गया है पीसीआर। हाँ, और इस एग्रीकल्चर के अंदर देखो, यहाँ पूरे चैप्टर में बता दूं, समरी बता दूं आपको है क्या। इस पूरे चैप्टर में हम दो चीजें करने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस हैं आज की डेट में, और मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं आज की डेट में। बिल्कुल बहुत सिंपल वे में समझना। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में भाई बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से वो क्या क्या इथिकल इश्यूज होते हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। ठीक है, वो छोटा सा एक पार्ट है जिसमें कह सकते हो इथिकल इश्यूज और बायो पायरेसी बायो पेटेंट के बारे में लास्ट में। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। और हम जब भी एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एक ही वेक्टर की बात करेंगे, टीआई प्लाज्मेट। और जब भी एनिमल की बात करेंगे तो एक ही बात करेंगे, रिट्रोवायरस। ठीक है, तो ये फिक्स है हमारा रिट्रोवायरस। और बाद बाकी का सारा कॉमन है हर पूरी एप्लीकेशन के अंदर। वही आप ना जीन ऑफ इंटरेस्ट लोगे, एक वेक्टर चूज करोगे, प्लांट ले रहे हो तो टीआई प्लाज्मिड, एनिमल ले रहे हो तो रिट्रोवायरस। उस वेक्टर के संग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे, रिकॉम्बिनेंट बनाएगा, उस रिकॉम्बिनेंट को आप किसी होस्ट में ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, और होस्ट को ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। बस, अब वो होस्ट जो उस जीन के हिसाब से अपना फिजियोलॉजिकल चेंज करेगा या बाई प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, वो आपका मतलब रिजल्ट हो गया जो आपको ऑप्टेन करना था इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये है पूरी टेक्नोलॉजी। क्लियर है बिल्कुल? अब लास्ट लेक्चर में मैंने दो टेक्निक कराए थे आपको, एक तो कराया था मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा टेक्निक कराया था मैंने पीसीआर। ठीक है, उसको मैं कनेक्ट करते हुए इस चैप्टर को एंड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि बेटा आपको एक टास्क दिया जाता है कि एक बेहतरीन रिकॉम्बिनेंट बनाओ, उस रिकॉम्बिनेंट से एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेंट बनाओ। ठीक है, और उस ट्रांसफॉर्मेंट को लेवल पर कल्चर करो और एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, ये आपको काम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां होगा, समझ रहे हो, जिस होस्ट के अंदर होगा उस होस्ट की ग्रोथ मेंटेन करोगे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उसकी ग्रोथ कराओगे। लाइक बैक्टीरिया उठा लेते हैं, आपने बैक्टीरिया के अंदर कोई जीन था तो आपने एक बीकर में बैक्टीरियल ग्रोथ कराई, जब बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा आ जाएगी तो बैक्टीरिया की वॉल को उड़ाओगे, उसके लिए एंजाइम यूज करोगे लाइक लाइसोजाइम। ठीक है, ऐसी फंगस के केस में आप काइटिनेज आप समझते हो, और प्लांट सेल के केस में आप सेलुलेज एटसेट्रा इनको यूज करोगे। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? सर तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल बेटा। ठीक है, तबीयत का ध्यान रखना, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, डेंजरस कंडीशन है, इसमें चीजें अगर बिगड़ी ना तो चीजें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मेंटेन रखना। इस लास्ट का जो टाइम होता है ना, इसमें एक एक दिन भी कीमती होता है। ठीक है, पहले तबीयत को सुधार लो तब काम करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा और ज्यादा। ठीक है, तबीयत को जल्दी रिकवर करना है, खराब और नहीं करना। ठीक है, हाँ, चलो जहां तक क्लियर था आपको वापस आ रहा हूँ मैं। ठीक है, कमेंट देख लिया मैंने आपका। ठीक है, कोई नहीं।
हाँ, 3D की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3D मैंने देखा है, ठीक है। उन्होंने अभी एनसीईआरटी के डायग्राम को किया, उससे अच्छा मैंने आपको बना के समझा दिया है, ठीक है। इसलिए मतलब उससे अच्छा मैंने एक्सपेरिमेंटली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अभी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बात बाकी का 3D आपको सारे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वहां पर अपलोडेड हैं। आप ऐप पर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉइस लो है? यार वॉइस तो परफेक्ट है यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो। वॉइस परफेक्ट है क्या? जरा 1 मिनट बताओ। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। हेलो 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 हेलो। यस सर, परफेक्ट है। अरे यार, तुम अपना डिवाइस का वॉइस चेक करो एक बार, वॉइस परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑल परफेक्ट। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। बच्चा लिख रहा है ना, इसलिए परफेक्ट है। ओके, ठीक है, चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो आपने जीन सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, कर लिया आपने डीएनए को आइसोलेट। उसके लिए आपने पहले एंजाइम डाल करके सेल को रेप्चर किया। सेंट्रीफ्यूज करने से पहले आपने भाई डीएनए को आइसोलेट करना है, तो आरएनए जिसको राइबोन्यूक्लियस बोलते हैं और प्रोटीएज डाल दोगे, ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, डीएनए बचेगा। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से आप डीएनए को सेपरेट कर लोगे, चील्ड इथेनॉल डाल दोगे तो डीएनए का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। यानी दूध में मलाई पड़ती है, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर डीएनए की एक मलाई जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको स्पूलिंग बोलते हैं। एक एक डाल करके उसको स्पूलिंग कर लोगे, घुमा करके बाहर निकाल लोगे, ठीक है, इसको स्पूलिंग बोलते हैं। एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है, स्पूलिंग, ठीक है। आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, अब क्या काम करोगे? डीएनए के टुकड़े टुकड़े करोगे, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा टुकड़ा होगा इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या कर यूज करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तोड़ दिए टुकड़े। अब उन टुकड़ों में से उस टुकड़े को निकालना है जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेशन की एक ही टेक्नोलॉजी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप जो जेल यूज करते हो वो एगेरोज जेल है। रेड एल्गा, सीवीड रेड एल्गा से इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। समझना इस जेल को, ठीक है, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। जब बनाना होता है तो एक बीकर में डिस्टिल वाटर डाल करके इसको घोल लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, और हल्का सा हीट करते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कहीं भी आप डाल दोगे ठंडा होगा तो जेल फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको यूज करते हैं एगरोज जेल को, ठीक है। एगरोज जेल को फिल करने के बाद जहां पर आप बेल बना रहे हो, वेल जहां पर आप सैंपल लोड करोगे, वहां तो आप लगाओगे कैथोड, उसके अपोजिट पुल पर आप लगाओगे एनोड। कैथोड क्यों लगाओगे? डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसके अपोजिट अपोजिट पोल पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा? सेपरेशन परफेक्टली होगा, सेपरेशन परफेक्टली होगा। क्लियर? बिल्कुल। इसके हेल्प से सेपरेशन परफेक्टली होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप अपने सैंपल को सेपरेट कर लोगे। क्लियर है? सेपरेशन हो गया, ठीक है। जब सेपरेट हो जाएगा तो डीएनए को देखना, आप नेकेड आई से डीएनए को देख नहीं सकते। तो डीएनए को देखने के लिए आपने क्या करना है? यहां पर एक डाई यूज करनी है। कौन सी डाई यूज करेंगे? लिख के बताओ, कौन सी डाई यूज करोगे? हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी डाई यूज करोगे? इथिडियम ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया। इथिडियम ब्रोमाइड यूज करोगे, बहुत सही, यही रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे और इथिडियम ब्रोमाइड डाल करके यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे। जब यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तो वो दिखने चालू हो जाएंगे, आपको विजुलाइज हो जाएंगे आपको अच्छे से, और फिर आप अच्छे से आप क्या काम कर सकते हो? किस किस कलर के बैंड दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। उसको आप जेल को कट करके निकाल लोगे एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। इसको इल्यूजन बोलते हैं। निकाल करके गर्म करोगे, डीएनए अलग हो जाएगा, जेल अलग हो जाएगा। फिर डीएनए को सेपरेट करके साफ करके आपका वो सेगमेंट तैयार है, वो फ्रेगमेंट तैयार है जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एक टेक्निक कंप्लीट हो गई, ठीक है। और सेपरेशन किसके बेस पर होता है? ऑलवेज साइज के बेस पर होता है। चार्ज सबके लिए बराबर है, ठीक है, इसलिए चार्ज के बेस पर सेपरेशन नहीं होगा, साइज के बेस पर होगा। मैं 3 बार 4 बार बोल रहा हूं इस चीज को, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली और ओनली साइज। जो भारी सेगमेंट है वो पीछे रह जाएंगे, जो हल्के सेगमेंट है वो आगे भागेंगे। सिंपल सी बात है, सबको बराबर का धक्का दिया जा रहा है। जो भारी है वो पीछे रह जाएगा, जो हल्का है वो आगे जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जो भारी है वो पीछे रह जाएगा, हल्का है वो आगे जाएगा, ठीक है। सबको बराबर का धक्का लग रहा है, चार्ज सबके ऊपर सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है? आप समझ रहे हो? साइज का डिफरेंस है। इसके बेस पर सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल आप अनडाइजेस्टेड डीएनए भी डाल सकते हो कि देखने के लिए कि प्रॉपर डाइजेशन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है।
और एक मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर भी रन कर सकते हो, जिसके बेस पर आप उन डीएनए के फ्रेगमेंट को ढूंढ लोगे जिनमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया, उसको पीसीआर में डालना है। पीसीआर क्या है? पीसीआर एक थर्मोसाइक्लर है, एक मशीन है जो बहुत सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर पर आधारित है। ठीक है, पीसीआर समझना बहुत सिंपल है। पीसीआर का मतलब जो सिर्फ तीन टाइप के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। 95, तुरंत थोड़ी देर में फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 72, फिर टेम्परेचर आ जाएगा 95, फिर टेम्परेचर आ जाएगा 50 टू 60 डिग्री, और फिर टेम्परेचर आ जाएगा 72, फिर साइकिल घूम जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल घूमती रहती है। ये एक मशीन है जो टेम्परेचर, 3 टाइप के टेम्परेचर को पर्टिकुलर टाइम में रिपीट करती है। बस ये थर्मोसाइक्लर पीसीआर, ये हम जानते हैं, ये हमने मशीन बना ली। और डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ चुके हो। रेप्लिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? टेम्पलेट डीएनए चाहिए। ठीक है, और उस टेम्पलेट डीएनए के ऊपर जो नया डीएनए बनाना है तो उसके लिए प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्यों चाहिए? आप जानते हो प्राइमर के पास 3 प्राइम पर एक फ्री ओएच ग्रुप होता है। क्लियर? बिल्कुल फ्री ओएच ग्रुप होता है। क्लियर? बिल्कुल फ्री ओएच, इसलिए क्योंकि नए डीएनटीपीज ओएस से जुड़ते हैं और एक नया टेम्पलेट और बन जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? बनाने के लिए क्या चाहिए? बनाने के लिए आपको डीएनटीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, और एक एंजाइम चाहिए पॉलीमरेज। पर ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहे, नहीं तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और प्रोटीन टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रोटीन अपना काम करना बंद कर देते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो आपने ढूंढा एक ऐसा पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है, थर्मोस्टेबल। ठीक है, वो कहां मिला? हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। किस बैक्टीरिया के अंदर? थर्मस एक्वाटिकस। तो आपने उस पॉलीमरेज का नाम रख दिया टैग, टी मतलब थर्मस, और एक क्यू से हमने लिया एक्वाटिकस। समझ रहे ना मेरी बात? तो थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट किया है तो नाम रख दिया इसका हमने टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज डाल दिया। जितनी साइकिल चलानी है उसके हिसाब से बाइल्स आती हैं, उतना ही उसमें डीएनटीपीस या टैग पॉलीमरेज या और सारी चीजें होती हैं, उतना ही उसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ट्यूब लेते हैं जिसमें हम क्या लेते हैं, आप बोलोगे बफर सॉल्यूशन, उसी में आपने डीएनटीपीस डाल दिए, उसी में अपना बेसिक टेम्पलेट डीएनए डाल दिया, उसी में पॉलीमरेज डाल दिया, उसी में मैग्नीशियम आयन डाल दिया, समझ रहे, उसी में प्राइमर डाल दिए। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद पीसीआर की ट्यूब में डाल करके पीसीआर में ट्यूब लगा दी, एक सैंपल तैयार। जितने सैंपल हैं उतने ही ट्यूब्स होंगे, उसमें सारे ट्यूब लगा दोगे, पीसीआर को ऑन कर दोगे, वो टाइम टू टाइम टेम्परेचर चेंज करेगा। सबसे पहले टेम्परेचर आएगा 95 डिग्री सेल्सियस, जिस पर क्या होगा? आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे यानी डीनेचुरेशन होगा, दोनों सेगमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल डीएनए के दोनों सेगमेंट हाई टेम्परेचर पर अलग हो जाएंगे। तुरंत ही अगला टेम्परेचर आएगा वही 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, जिस पर एनिलिंग होगी। एनिलिंग का मतलब है बाइंडिंग ऑफ प्राइमर। और जैसे ही टेम्परेचर वापस 72 के आसपास पहुंचेगा, अपने आप पॉलीमरेज डीएनटीपी इसको जोड़ना चालू कर देगा, 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। अब दोनों डीएनए फिर वापस टेम्परेचर पहुंचेगा 95 पर, फिर दोनों डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। यानी कुछ नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करती है। 95, ठीक है, 50 टू 60 72, 95 50 टू 60 72। बट 95 पहुंचेगा तो जितने भी डीएनए उसमें पड़े होंगे सब अलग अलग हो जाएंगे, डीनेचुरेशन हो जाएगा। 50 टू 60 पहुंचेगा, उस सैंपल में जितने भी प्राइमर होंगे सब चिपक जाएंगे, एनिलिंग हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे टेम्परेचर 72 पहुंचेगा, उस सैंपल में जितने भी पॉलीमरेज होंगे ढूंढ ढूंढ करके अपने अपने स्टैंड पर बाइंड कर जाएंगे और ओएच ग्रुप से, ठीक है, डीएनटीपी इसको जोड़ना चालू कर देंगे, बस बन गया 2 स्टैंड। फिर टेम्परेचर 95 पहुंचेगा तो जो डीएनए बने होंगे फिर टूट जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलती रहेंगी और आपने 30 बार इस साइकिल को रन करा दिया, 30 टाइम 30, तो 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 बिलियन डीएनए बहुत होते हैं भाई। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है कितनी साइकिल में कितने होते हैं, यही पूछेगा। 30 साइकिल में 1 बिलियन होते हैं। समझे या नहीं समझे? आप बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? हाँ, 1 बिलियन हो जाएंगे, बिल्कुल सही। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है। अब आपने डीएनए का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, आगे मैंने बताया था ओल्ड रिमेनिंग टॉपिक है। ठीक है, अब डीएनए मिल गया आपको, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये मैं करा चुका हूं सारा का सारा। आप उसको प्लाज्मिड से जोड़ोगे, एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट जीन हो या लैक्जेट जीन हो। वही ड्रग रेजिस्टेंट जीन वाला बात इन्होंने रिपीट कर दी, सेम वही बात जो मैंने बहुत डिटेल्ड में कराई है, यहां इन्होंने रिपीट कर दी है। ठीक है,
क्लियर है बिल्कुल। आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद आप उस रिकॉम्बिनेंट को किसमें ट्रांसफर कराओगे, होस्ट के अंदर, ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। अब ट्रांसफॉर्मेंट जो बन गया आपका, यानी आपका एक ऐसा होस्ट मिल गया जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पड़ा हुआ है। समझना मेरी बात। अब क्या काम करोगे इस बैक्टीरिया का, जिसके अंदर मानो आपने इंसुलिन का जीन डाल दिया किसी बैक्टीरिया के अंदर, अब बैक्टीरिया आपके पास है। अब क्या करोगे, सर मुझे लार्ज अमाउंट में इंसुलिन चाहिए, तो उस बैक्टीरिया को एक ऐसे माध्यम में, एक मीडियम में ग्रो कराओगे जिसमें वो फले फूले, अपनी जनरेशन टू जनरेशन बनाए और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई करे। तो उसको फेवरेबल कंडीशन देने पड़ेगी ना। जैसे मैं आपने देखा गांव में जो गाय और भैंसें दूध देती हैं तो उनकी बहुत केयर की जाती है, ठीक है, क्योंकि ठंडी ना लग जाए उनको। जैसे जैसे टाइम चल रहा है तो अलाव जलाए जाते हैं। अलाव का मतलब होता है उनके आसपास आग जलाई जाती है, उनको जैसे कंबल या उस टाइप की चीजें होती हैं, गर्म चीजें उनको उड़ाया जाता है, खाना भी गरम गरम खिलाया जाता है, पूरा का पूरा केयर की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसी से तो आपका मतलब जो कर रहे हैं उसको, उनका चूल्हा जल रहा है। मतलब वो जितना अच्छा रहेगी, खुश रहेगी, फेवरेबल कंडीशन उसको जितनी दोगे, उतना वो ज्यादा दूध यानी मिल्क को प्रोड्यूस करेगी। आप उससे कलेक्ट करोगे और वो टेंशन में रहेगी, परेशान रहेगी, ठंडी में रहेगी, तो उसका मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, खाना नहीं खाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो मिल्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि उन एनिमल्स को या उन रिकॉम्बिनेंट को एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराओ, प्रॉपर न्यूट्रिएंट दो, ठीक है, जो भी चीजें उनकी ग्रोथ को रोकती हैं उनको हटाओ और फेवरेबल कंडीशन लेकर के आओ जिससे वो मल्टीप्लाई करें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर। सॉरी, जिससे आपका बाई प्रोडक्ट जो भी बनाना चाहते हो वो बने, ठीक है, जिससे कि आप उस भाई आपका टारगेट ही ये था उस प्रोडक्ट को बनाना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, नॉर्मल किसी फ्लास्क या ग्लास या बर्तन के अंदर तो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करोगे। उसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम चाहिए जिनको बायो रिएक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। बायो रिएक्टर चाहिए, बड़े बड़े वैसल्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट भर दिया जाता है उस बैक्टीरिया के हिसाब से या फंगस के हिसाब से या जो भी आप ग्रो करा रहे हो उसके हिसाब से, जिससे कि उसकी ग्रोथ परफेक्टली हो। और ग्रोथ के दौरान कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को घटा देती हैं, जैसे पीएच चेंज हो जाती है, ग्रोथ घट जाएगी, ठीक है, एसिड बनेगा, मतलब पीएच चेंज होगी, वही ग्रोथ घट जाएगी, ठीक है, झाग बनेगा, उसकी ग्रोथ घट जाएगी। तो आप चाहते हो उसकी ग्रोथ मेंटेन रहे, तो अनफेवरेबल चीजों को हटाना है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसको रिड्यूस भी करना है, ठीक है। आप उसके लिए सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करो। तो जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो उस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, उसमें बाहर से कोई कंटामिनेशन ना हो, पहली बात, ठीक है, उनमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती रहे या पैक्ड एक बार भर दिए जाए, उसमें पीएच मेंटेन करने के लिए एसिड और बेस हम डाल सकें बिना कंटामिनेशन के। अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया है तो उन बड़े बड़े वेसल्स के अंदर जिनको बायोरेक्टर्स बोलते हैं प्रॉपर एरिएशन हो, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मेंटेन रहे विदाउट एनी कंटामिनेशन। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगर उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, ग्रोथ जब तेजी से होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो बैक्टीरियल की एंजाइमेटिकल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो वेसल्स जो बड़े बड़े बायोरेक्टर्स हैं वो कूल भी रहे, यानी उस टेम्परेचर पर मेंटेन रहे जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल है। समझ गए ना मेरी बात। यानी एक ऐसी गाय और भैंस है जो बहुत दूध देती है पर अनफेवरेबल कंडीशंस उसके उस प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, देसी भाषा में समझा रहा हूं। तो आपको अच्छा खिलाना है, साथ में ठंडी है तो उसको उड़ाना है, गर्मी है तो कूलर लगाना है, समझना मेरी बात, प्रॉपर क्लीनिंग करनी है जिससे कंटामिनेशन ना हो उसको, समझ रहे हो। ठंडा बहुत ज्यादा है तो अलाव भी जलाना है, उसको गुड़ खिलाना है, समझ रहे हो, जो गर्म होता है उसको मेंटेन रखता है। तो बस वैसा ही काम यहां पर साइंटिफिकली बायो रिएक्टर में हो रहा है बैक्टीरिया के लिए या उन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए जिनसे आपको बाई प्रोडक्ट लेना है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, देसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, हाँ या ना। अब बताओ तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अलाव को क्या बोलते हैं, ठीक है। वॉइस लैग, एक मारो अगर वॉइस लैग कर रही है तो। जी गुरु जी, ओके, बीएमएस समझ में आ गया, ऑल क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस वो लैंग्वेज यूज की है कि अगर बिल्कुल गांव देहात का बच्चा है वो भी समझ जाएगा, अच्छा ये करना है, समझ में आ गया ना। अब तुम्हें क्या करना है,
उस बैक्टीरिया को ऐसे ध्यान रखना है जैसे आपकी गाय भैंस बकरी जो भी आप जिनसे आप बाई प्रोडक्ट आइसोलेट करते हो, केयर करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर याद रखना है। अंगीठी कहते हैं, अरे अंगीठी, अरे यार अंगीठी छोटी सी होती है बेटा। अलाव होता है बड़ा, जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे लोहड़ी वगैरह में हम जलाते हैं ना बड़े से खट्टिया इकट्ठा करके, उसको अलाव बोलते हैं। अंगीठी तो छोटी सी होती है, ठीक है, कोयले डाल के जलाते हैं, वो अंगीठी है। अलाव, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। हाँ, मस्त, समझ में आ गया। नो लैग, ठीक है। जिसको लैग लग रहा है वो एक बार रिफ्रेश मार दे, एक बार रिफ्रेश मार दे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, इन बायोरिएक्टर को मैं समझाता हूं दिखा के, अभी ये छोड़ो, ये लिखा हुआ क्या बकवास है। ये बायोरिएक्टर है, ये बायोरिएक्टर है। एनसीईआरटी ने दो टाइप के डायग्राम दिए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर, स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर इसको बोलते हैं। इस, ठीक है, स्पर्ज्ड स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर। स्पर्ज का मतलब है इसमें एरिएशन प्रॉपर तरीके से स्पर्जिंग हो रही है, एरिएशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन चारों तरफ डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। ये ओनली स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर है। बोथ आर क्लोज वेसल, यानी बंद टाइप के वेसल्स हैं, बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, ठीक है। जब बड़ी कंपनी, नॉर्मल केस में अभी एनसीईआरटी ने, ठीक है, बहुत छोटे लेवल की बात की है, मैक्सिमम 100 लीटर की बात की है, पर रियलिटी में देखोगे ना तो हजारों लीटर के होते हैं ये, ठीक है। एक इंडस्ट्री में देख करके भी आया था मैं, बायोटेक्नोलॉजी की वो मतलब जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि फार्मा इंडस्ट्री में काम किया जाए, तो वहाँ R&D सेक्शन था, तो ये सब काम चलते थे, सारे सारे एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, तो बड़े बड़े वेसल्स थे, मतलब बायोरेक्टर्स थे, प्रॉपर तरीके से उनका कनेक्शन कंप्यूटर से था, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम था सारा का सारा, ठीक है, समझाऊंगा उसको भी अभी। तो इस टाइप के बड़े बड़े बायोरेक्टर्स होते हैं। आप समझो मैंने क्या किया, फेवरेबल कंडीशन में प्रोवाइड कराना, ये क्लोज सिस्टम है। इस क्लोज सिस्टम में जो आपने क्या भर दिया, न्यूट्रिएंट भर दिए सारे के सारे, क्या भर दिए इसके अंदर, न्यूट्रिएंट, समझना। तुम्हारा डिस्प्ले गायब हो गया इसलिए, ठीक है। इसमें क्या कर दिया आपने, न्यूट्रिएंट भर दिए, क्लोज सिस्टम के अंदर भर दिए न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन भर दिया। अब न्यूट्रिशन भरने के बाद जब इसमें आप इनोकुलम डालोगे, इनोकुलम का मतलब होता है कल्चर डालोगे, मतलब जैसे दूध में दही डालते हैं ना, वो समझ रहे हो, एक तरीके से इनोकुलम है, छोटा सा पार्ट इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कल्चर ब्रॉथ है, इसको ब्रॉथ भी बोल सकते हो, कल्चर ब्रॉथ यानी न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर, भर दिया आपने इसके अंदर, ठीक है। इनोकुलम डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया इसके अंदर, जो भी ग्रो कराना है, अब उसको ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्रोथ के टाइम पर इसकी पीएच चेंज होगी, तो एसिड बेस आप डालते रहोगे ऊपर से, जो इसकी पीएच को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर काम करते हैं, तो बैक्टीरिया में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पीएच चेंज ना हो, नहीं तो बैक्टीरियल ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी, ठीक है। और ऐसा ना हो कि एसिड बेस डालते समय कहीं कंटामिनेशन हो जाए, बाहर के बैक्टीरिया अंदर चले जाए तो सड़ा देंगे, बेकार कर देंगे सिस्टम को, और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कंटिन्यू यहाँ पर आप स्टीम सप्लाई कर रहे हो, स्टीम, ये क्या करेगी, बाहर से कोई कंटामिनेशन अगर होगा तो मार देगी इसको, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन के लिए आप कंटिन्यूस में स्टीम डाल रहे हो, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया डालोगे तो आप उसको चलाओगे भी, घुमाते रहोगे, जिससे क्या हो, हर चीज प्रॉपर तरीके से होमोजेनाइज हो जाए, ठीक है। आप कोई दवा लेते हो तो हल्के से शेक करते हो ना, तभी तो लोगे, जिससे उसमें प्रॉपर तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ठीक है। सेडिमेंट हो जाएगा मामला, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक मोटर लगा दी है जो कंटिन्यू उसके अंदर घूम रही है, और उसको घुमाने के लिए ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर झाग बनता है तो फोम ब्रेकिंग, फोम को ब्रेक करने वाले फॉर्म ब्रेकिंग ब्लेड्स भी लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और फ्लैट ब्लेड्स भी लगे हुए हैं, जिसको इम्पेलर बोलते हैं, इम्पेलर का मतलब है इस ब्रॉथ को घुमाने वाले, ठीक है। समय समय पे आप यहाँ पर एयर सप्लाई भी कर रहे हो, पर वो कैसी एयर है, ठीक है, स्टेराइल है, स्टेराइल का मतलब कंटामिनेशन फ्री। अब आपने वो सारी कंडीशन अब क्रिएट कर दी जो एक बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं। यहाँ पर पानी की सप्लाई भी होती है इसके अराउंड, जिसको ठंडा करके रखती है, ठीक है। एक बैक्टीरिया बढ़िया तरीके से ग्रो करे, आपका रिकॉम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्मेंट था, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इसमें बेहतर तरीके से ग्रोथ करे, तो आपने उसको खाना दिया, उसको रहने को दिया, उसको सारी चीजें दी, उसके ग्रोथ के टाइम पर जो भी उसके सामने हिंड्रेंस आई उनको दूर किया, इससे उसकी ग्रोथ परफेक्ट होगी। जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतना ही आपका जीन मल्टीप्लाई करेगा, जितना जीन मल्टीप्लाई करेगा उतना ही एक्सप्रेशन ज्यादा होगा जीन का, और आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो इसी को बोलते हैं स्ट्राइड टैंक बायो रिएक्टर, समझ में आया, स्ट्राइड टैंक बायो रिएक्टर। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो छोटे छोटे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो उस समय हिलते रहते हैं, ऐसे 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 हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो हमने डिजाइन भी करते हैं,
हम क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ना, तो उन प्लेटफॉर्म पर उन बीकर को रख देते हैं। तो जब बीकर हिलते हैं उसके साथ साथ, तो उनमें इस तरीके से लहरें उठती हैं, ऐसे नहीं ये उठ रही हैं ये ऐसे, ये ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एरिएशन अच्छा होता है। ये बबल बना, ये बबल नीचे आ गया, ये बबल बना, ये बबल नीचे आ गया। तो एरिएशन ऊपर से भी हो रहा है, और साथ में यहां से भी ऑक्सीजन कंटिन्यू निकल निकल करके ऊपर जा रही है, ऑक्सीजन निकल निकल के जा रही है नीचे से भी, तो नीचे से भी ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एरिएशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसको बोलते हैं स्पर्ज्ड स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर। स्पर्ज का मतलब है इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर तरीके से स्पर्जिंग हो रही है, ठीक है, अच्छी तरीके से घूम रही है इसमें। हिल हिल से हिलते रहते हैं, इस तरीके से मूव करते रहते हैं, लहरें बनती रहती हैं, मूव करते रहते हैं, लहरें बनती रहती हैं, जिससे ऊपर से भी एरिएशन हो रहा है और नीचे से भी एरिएशन हो रहा है, समझे। और बाद बाकी चीजें सेम है, ठीक है। इसमें गैस एंटर कर रही है यहाँ से एरिएशन से, यानी ठीक है। आपने सरफेस, ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होने से भी ज्यादा ऑक्सीजन की एंट्री होती है, ठीक है, ठीक है। और ये सब क्या है, सब ऑक्सीजन एरिएशन करने के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं अच्छी तरीके से। तो इसको बोलते हैं स्पर्ज, स्पर्ज, ठीक है, बस स्पर्जिंग हो रही है, स्पर्ज, ठीक है। स्ट्राइड टैंक बायोरेक्टर, ये ओनली सिंपल स्ट्राइड टैंक बायोरेक्टर है, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्लीकेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। छोटा क्या बना लोगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए आपको लगभग 100 से लेकर के 1000 लीटर, हाँ 1000 भी दे रखा है, 100 से लेकर के 1000 लीटर के बड़े वॉल्यूम के, आपको बड़े बड़े, समझ रहे हो, बायोरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब बायोरेक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन, जो एक ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्या अचीव करने के लिए, अचीविंग द डिजाइड प्रोडक्ट बाय द प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ। जिसमें आप क्या क्या ध्यान रख रहे हो, टेम्परेचर ध्यान रख रहे हो, पीएच का ध्यान रख रहे हो, सबस्ट्रेट का ध्यान रख रहे हो, सॉल्ट का ध्यान रख रहे हो, विटामिन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, जो भी इसको चाहिए हम उन सब का ध्यान रखते हैं इसके अंदर, वो सब चीजें इसको प्रोवाइड कराते हैं, समझ रहे हो। इनोक्यूलम बोलते हैं, स्टार्टर भी कुछ लोग बोल देते हैं, पर इनोक्यूलम ज्यादा बेटर है, इनोक्यूलम टर्म ज्यादा बेटर है, ठीक है, साइंटिफिकली। लेग आ रहा है तो मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, फिर भी चलो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, ना साउंड की दिक्कत आएगी ना लैग की, ठीक है। बच्चे लिख रहे हैं नो लैग, पर किसी किसी की डिवाइस में हो सकता है आ रहा हो, तो फिर भी मेरी तरफ से एक बार रिफ्रेश मार दिया है, हर चीज एकदम ऑप्टिमम है मेरी तरफ से, नो लैग। लैग नहीं है, आप देख लो बच्चे लिख रहे हैं लैग नहीं है, फिर भी तुम लैग करते हो, ठीक है। और मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ बेटा, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, गलती से भी इनमें मतलब तुम लैग मत कर जाना, ठीक है। एकदम परफेक्टली होना चाहिए मामला, एकदम परफेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में मैं इन सबके क्वेश्चन कराने वाला हूँ अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो निर्णायक सीरीज में बेटा आ जाना, ठीक है। निर्णायक सीरीज के अंदर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 11th वाले से। कोई कंसेप्ट छोड़ने वाला नहीं हो, अगर वाकई में आप जेन्युइनली साल नीट देने वाले हो, जेन्युइनली का मतलब है मन बना के बैठे हो निकालना है, तो आ जाना, ठीक है। अगर मस्ती के मूड में हो कि यार नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो मत आना, ठीक है। जो जेनुअली इस साल बस वास्तव में मेहनत करने वाला है, जेनुअली इस साल उसने सोच रखा है निकलना है, तो यार हम तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं हर अनफेवरेबल कंडीशन में भी, ठीक है। तो बस यही है कि तुम पहुंचो अच्छी सी अच्छी जगह, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनो, स्पेशली कैंसर स्पेशलिस्ट बनो, ठीक है। तो मतलब बहुत जरूरत है, ठीक है, अभी बहुत बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत डॉक्टर्स की, ठीक है। तो समझ गए ना मेरी बात, द प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा बायोरिएक्टर्स के अंदर। ये 2 डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि एम्स में 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और मैं थोड़ा और बच्चों को भी पढ़ाता था इस चीजों को, ठीक है। आज के डेट में तो लोग कॉपी कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं मैं क्या करा रहा हूँ, पर कॉपी कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। क्योंकि मैं एक्चुअल में नीट से पहले एमएससी के बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, जो स्पेशली गेट की तैयारी करते थे या जेआरएफ की तैयारी करते थे, ठीक है, या जैसे आपके में नीट होता है ऐसे नेट होता है, ठीक है, प्रोफेसर के लिए, वो कोचिंग्स लेता था मैं, ठीक है। तो मुझे पता है ना कहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वही नीट वाले कहाँ से उठा सकते हैं। अगर मुझे कह दिया जाएगा फ्यूचर टॉपिक कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हम वो भी बता सकते हैं यार, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिमांड है, ठीक है, गवर्नमेंट की डिमांड है, ठीक है, पब्लिक की डिमांड है, और जो अपडेशन होने हैं उनकी डिमांड है, यार ये टॉपिक आएंगे, ठीक है।
तो इसलिए बहुत सोच समझ के मैं मतलब डिजाइन कर रहा हूँ हर चीज को। तो यार ठीक है, निर्णायक के अंदर देख लेना, इस बार अगर मन बना के बैठे हो तो पूरा मैं रिवीजन कराते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, पर वो लगभग सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, और सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा रहे हैं, लाइक असर्शन रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और शायद सैटरडे सैटरडे को सेशन है, ठीक है, सैटरडे को सेशन है, ध्यान रखना। और सेशन रोज चल रहा है, आज शायद केमिस्ट्री का सेशन है, ठीक है, आज केमिस्ट्री का सेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे पर डे सेशन चल रहे हैं, हर टीचर अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला चैप्टर आ रहा है, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा चैप्टर आएगा, तो हम तेजी से उस चीज को लेते चलेंगे, ठीक है। छोटे चैप्टर होंगे अगर, तो हम क्लब करके 2 चैप्टर एक साथ लेंगे, ठीक है। बड़े चैप्टर हैं तो सिंगल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे, साथ में सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। ओके, हाँ, कैसे तुम कैसे चाह रहे हो, पॉइंट वाइज चाह रहे हो? मेरा चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया है ना आपको, मैं रिवीजन कराना है, तो रिवीजन स्ट्रेटजी का मतलब ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी उठा लूंगा मैं। रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए आपका जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां से उठा रहा हूँ, बिल्कुल, जिससे कि आपका रिवीजन प्रॉपर हो, एक पुश मिले आपको, एक धक्का मिले आपको, एक प्रेशर मिले कि आज सर का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सर अगेन पहले चैप्टर से पढ़ाएंगे, तो साथ में रिवाइज भी करा देंगे, कंसेप्ट भी बता देंगे अगर कोई आता है क्वेश्चन के साथ। और वो ध्यान रखना, मैं बहुत हल्के में मत ले लेना, ठीक है। मैं या तो करता नहीं हूँ, करता हूँ तो बहुत बहुत सीरियस होके करता हूँ, ठीक है। सारे पीवाईक्यूज निकाले हैं पहले मैंने, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन ब्रीदिंग से पूछे गए हैं, उन टॉपिक को सेलेक्ट किया है, मैं बता दूं, ठीक है। वो टॉपिक हॉट टॉपिक निकाल लिए मैंने सारे के सारे, और प्रोबेबिलिटी क्या है फ्यूचर के हिसाब से उन टॉपिक को अलग कर लिया है मैंने। उन हॉट टॉपिक पर जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन टाइप के क्वेश्चन बना लिए हैं मैंने, ठीक है। फ्यूचर में पूछे वाले टॉपिक पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना लिए। इस तरीके से मैं डिजाइन करता हूँ, पहले ही बोलते रहा हूँ, ये इस पर मेहनत होती है काफी, ठीक है, यूं ही रैंडमली नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, काफी मेहनत होती है, और ध्यान दिया जाता है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर हो जाए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी ना हो, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है नीट में लास्ट ईयर्स के अंदर उस टॉपिक पर जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक आध क्वेश्चन, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलने वाले हैं, जैसा लास्ट ईयर, ठीक है, पूछा गया है। तो मैं बहुत तरीके से चीजें लेके चल रही हैं। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है, फिर तो वो सारी वेराइटीज नहीं आएंगी, ठीक है। वेराइटीज का मतलब है असर्शन रीजन, पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, हर टीचर अपने हिसाब से पॉडकास्ट को अपने टॉपिक के हिसाब से ऐड करेगा, ठीक है। जैसे अभी पॉडकास्ट में एक टॉपिक हुआ है बॉटनी का, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही क्योंकि उनका थ्योरी, उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस चला गया, मेरा ब्रीदिंग जा रहा है तो ब्रीदिंग का पॉडकास्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली चीजें होती रहेंगी, ठीक है। समझ गए यार? बहुत बहुत सीरियस है यार, ठीक है, ठीक है, बहुत सीरियस है चीज के लिए कि इस साल मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरा, बस आपका एफर्ट पूरा मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, समझे। एनसीईआरटी में कई बार करा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं, इसलिए एनसीईआरटी पर ही मेरा फोकस है, ठीक है, आप टेंशन मत लेना, पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत मतलब थोड़ा सा लगना पड़ेगा यार, बिना लगे तो नहीं होगा यार, ठीक है। मैं 2 चीजें बता रहा हूं आपको, ये थोड़ा पूछी गई हैं, और मैं बताता भी हूं इस चीज को क्योंकि पूछी जा सकती हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर है ना, जब बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे तो बायोरेक्टर की अगर बात की जाए तो 2 टाइप के बायोरेक्टर सोच सकते हैं, एक तो बैच फर्मेंटर बोलते हैं, एक को बैच फर्मेंटर। बैच फर्मेंटर क्यों बोलते हैं, लोग कॉपी मार रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों बैच फर्मेंटर तो लिख के, पर मुझे पता ही नहीं क्यों कॉपी, एमडी सर ने करा दिया इसलिए हम भी करा दे रहे हैं, पता ही नहीं है, ठीक है। बैच फर्मेंटर पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे आते हैं, समझना मेरी बात, समझाता हूं मैं। बैच फर्मेंटर, अगर बैच फर्मेंटर की बात करूं, बैच फर्मेंटर है क्या, कैसे काम करता है बैच फर्मेंटर? बैच फर्मेंटर काम कैसे करता है, समझना। बैच का मतलब क्या है, जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपके पास ऑर्डर आया कि भाई मुझे 100 लीटर कल्चर के अंदर जितना प्रोडक्ट बन जाए बना के दे दो, ओनली 100 लीटर के अंदर या 1000 लीटर के अंदर, छोटा सा आपको ऑर्डर मिला है, तो आप बैच फर्मेंटर लगाओगे। आपकी इंडस्ट्री है, आप एक ही एंटीबायोटिक पे काम करते हो, यार मैं तो बस पेनिसिलिन बनाता हूँ, ठीक है, एक ही काम है, रूटीन में पेनिसिलिन ही बनती है, तो आप एक उसको लोगे आप कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस कल्चर लोगे आप। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब है वो हर समय ऑन रहता है, हर समय पेनिसिलिन बनती रहेगी, बंद ही नहीं होगा। आप समझना। बैच का मतलब है क्लोज सिस्टम, इसे क्लोज सिस्टम बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, बैच का मतलब है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्यों बोला मैंने, समझो इस चीज को। यहां जो मैं बायोरिएक्टर यूज करूंगा वो कुछ ऐसा होगा, क्लोज टाइप का होगा, बंद होगा, ठीक है। सिंपल दिखा दे रहा हूं, उसमें मोटर लगी हुई है, ये इम्पेलर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ एसिड बेस का सिस्टम बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। और जैकेट लगा दी मैंने उसके चारों तरफ, जैकेट जिसमें कूल और हॉट वाटर कंटिन्यू आ रहा है जा रहा है, जिसको मेंटेन रखेगा, एटसेट्रा जो भी चीजें होती है सारी लगा दी, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और यहां से मैं प्रोडक्ट को आइसोलेट कर रहा हूँ, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां से आइसोलेट करूंगा पर बंद है अभी ये, इससे कंटामिनेशन ना हो, जैसे बनाया था नॉर्मल क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, कर पे क्वेश्चन आएगा, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में कर बनेगा, कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले आपने इनोकुलम डाला तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा, तो बैक्टीरियल पहले लैग फेज आएगी, लैग फेज, अचानक से लॉग फेज आएगी, पर जैसे सारा न्यूट्रिएंट यूज हो जाएगा ना फिर स्टेशनरी फेज आएगी। और फिर जब इसमें चीजें अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना तो डिक्लाइन फेज भी आती है, डेड फेज। ये आप कर पढ़ चुके हो, इसको एस शेप कर बोलते हैं। कैसा कर बोलते हैं, एस शेप, एस शेप। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बैच फर्मेंटर है या क्लोज सिस्टम है, तो बताओ कर्व इस केस में कैसा बनेगा, ठीक है। एस शेप बनेगा या जे शेप बनेगा, आप बोलोगे एस, एस शेप बनेगा। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, समझना मेरी बात। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। तो कौन सी फेज आ रही है, लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज। लैग, लॉग, स्टेशनरी, ठीक है। तो यहां पर एस शेप कर बनेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि न्यूट्रिएंट फिक्स है। तो स्टार्टिंग में भाई ग्रोथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 धीमे धीमे होगी, पर एक कंडीशन आएगी डबल ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, और जब सारा न्यूट्रिएंट यूज हो जाएगा तो स्टेशनरी फेज आ जाएगी, ठीक है। ये तरीका होता है एक, समझ रहे हो। ये एस शेप कर बनता है बैच फर्मेंटेशन के अंदर, बैच फर्मेंटेशन में, क्लोज सिस्टम में। अब मैंने बताया एक ऑर्डर आपको ऐसा मिला कि भाई मेरा काम ही एक ही एंटीबायोटिक का है, क्या कहना चाहते हो सुशील, दीपिका। हाँ पॉडकास्ट यूट्यूब पर है, बिल्कुल सही, हाँ पॉडकास्ट यूट्यूब पर है, अपने बैच में भी डलवाएंगे सारा, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी उस पॉडकास्ट डिपेंड करता है टीचर पर कितना भी टाइम अवेलेबल है उसके बेस पर, ठीक है। तो बायो में तो चलिए चलेगा ही पूरा का पूरा, फिजिक्स में हम बोल रखे हैं कि जिस जिस पर टाइम अवेलेबल है वो अपनी निर्णायक सीरीज के संग पोस्ट कार्ड पॉडकास्ट भी करता रहे तो बेटर रहेगा, बच्चों को चीजें मिल जाएंगी। पर फिजिक्स में पॉडकास्ट, फिजिक्स में तो प्रैक्टिस चाहिए यार, पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा। पॉडकास्ट सही मायने में तो बायो पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एप्लीकेबल होता है, इनऑर्गेनिक पर वो याद कराई जाती है इसलिए, ठीक है। जहाँ थ्योरी कंटेंट थ्योरी ज्यादा है वहाँ पॉडकास्ट काम आता है, ठीक है, सब जगह काम नहीं आएगा। हाँ ठीक है। तो एक बैच फर्मेंटेशन समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो कंटिन्यू चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर का मतलब है ये एक सिस्टम लिया मैंने, यहां ये न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई न्यूट्रिएंट की, कंटिन्यू यहां से आप प्रोडक्ट को आइसोलेट भी कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस न्यूट्रिएंट की सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन है।
यानी अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं ना, तो पहले तो लैग फेज आएगी, फिर एकदम एक्सपोनेंशियल फेज आएगी, पर स्टेशनरी फेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट तो कंटिन्यू आप दे रहे हो उसको। जब न्यूट्रिएंट कंटिन्यू दे रहे हो तो कभी स्टेशनरी फेज आने नहीं दोगे आप। यहां से प्रोडक्ट आप आइसोलेट करते रहोगे, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यू चल रही है, तो जे शेप कर बनेगा। कैसा? जे शेप, जे शेप कर बनता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगर हाँ बेटा, ठीक है। दोड़ा सीरीज के मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, हाँ बेटा, ठीक है, वो मैं कंप्लीट देने वाला हूँ। ठीक है, और बताया था ना थोड़ा सा मदर का आईसीयू वाला केस था। ठीक है, तो काफी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है इनमें। तो अब मैं द्रोणा सीरीज के दोनों लेक्चर डाल दूंगा, और साथ में ये जो हम लोगों ने पॉडकास्ट पॉडकास्ट नहीं, ये क्या नाम है, ठीक है, निर्णायक सीरीज लॉन्च कर दी है, ये कंटिन्यू चालू हो जाएगी। उसमें पॉडकास्ट सीरीज नहीं है कोई, पॉडकास्ट सपोर्टिंग के लिए आपको डाले जा रहे हैं, वो टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड रहेगा सपोर्टिंग के लिए, पर वो सीरीज के साथ चलेंगे, जिससे कि सीरीज और पॉडकास्ट, सीरीज और पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में आपको मजा आ जाए। समझ गए ना? हाँ, कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैं 2 टाइप के कल्चर बता रहा हूं, एक बैच फर्मेंटर और एक कॉन्टिन्यूस कल्चर। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस कल्चर की बात करता हूं, कॉन्टिन्यूस कल्चर की बात करता हूं, तो ये जे शेप कर्व को फॉलो करता है, और बैच फर्मेंटर क्लोज सिस्टम, इसको ओपन सिस्टम भी बोलते हैं, उसको क्लोज बोल रहे हैं, उसको ओपन, ओपन सिस्टम बोलते हैं, इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहां पर एस शेप कर्व आएगा, ओपन सिस्टम में आएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट फिक्स है, या न्यूट्रिएंट फिक्स नहीं है, कंटिन्यू न्यूट्रिएंट आ रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी स्टेशनरी फेज हम मेंटेन नहीं होने देंगे, हमेशा जे फेज ही, जे शेप कर्व ही मेंटेन रहेगा, जे फेज ऑलवेज मेंटेन रहेगी। अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो। लास्ट में क्या एक लाइन एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी बोलती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या, नीट में सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लोगे तो लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसकी यूनिट ही अलग होती है, हर फैक्ट्री में जहां ये चीजें बनती हैं उनकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की यूनिट ही अलग होती है, अलग से बनी होती है। ये क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बन के आया ना, उसको सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन यूनिट बोलते हैं। पहले यहां से प्रोडक्ट को सेपरेट करोगे कचरे में से, फिर उसको प्यूरिफाई करोगे, तो ये 2 चीजें होती हैं, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। फिर प्यूरिफिकेशन के बाद उसकी पैकेजिंग यूनिट अलग होती है, जहां पैकेजिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, फिर उसको सप्लाई की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? डाउन स्ट्रीम में 2 ही चीजें आती हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, नो कंफ्यूजन। ठीक है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। यहां तक कोई डाउट है? हाँ बेटा, इसमें लैग फेज नहीं है, सॉरी, लैग फेज दोनों में होगी, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। लैग फेज तो स्टेशनरी फेज इनिशियल फेज होती है ना, फिर लॉग फेज। ठीक है, लैग और लॉग दोनों में है, स्टेशनरी फेज नहीं है, लैग और लॉग दोनों में है। देखो लैग, लैग फेज, अच्छा ये है, ये लैग फेज है, लैग, अरे यार, ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है, ये स्टेशनरी फेज है। तो यहां पर लैग होगी, यहां पर लॉग भी होगी, लैग फेज, स्टेशनरी फेज नहीं होगी। ये जे शेप कर्व, एस शेप कर्व तो समझते हो ना, ये तो बॉटनी में बहुत डिटेल में पढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ, लैग फेज और लॉग फेज। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मस्त समझ में आया होगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पर क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ओनली 2 चीजें ध्यान रखना है, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, पैकेजिंग, सप्लाई, ये यूनिट अलग होती है, इसमें नहीं रखी जाती। ठीक है, हाँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। ये हमारा आज का टारगेट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो मैंने बताया था, एक तो आप एग्रीकल्चर वाली एप्लीकेशन पढ़ोगे, ठीक है, मेडिकल वाली एप्लीकेशन पढ़ोगे, फिर हम पढ़ाएंगे ट्रांसजेनिक एनिमल और इथिकल इशू। ठीक है, तो पहला टारगेट है आपका एग्रीकल्चर वाली एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड टारगेट है आपका मेडिकल एप्लीकेशन, और थर्ड टारगेट है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल और इथिकल इशू। ठीक है, तो इस चैप्टर को इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं। तो पहले पार्ट में मैं एग्रीकल्चर वाला पार्ट कराऊंगा, दूसरे पार्ट के अंदर मैं मेडिकल वाला पार्ट कराऊंगा, और तीसरे पार्ट में ट्रांसजेनिक एनिमल और इथिकल इशू कराऊंगा। ठीक है, और सबके अंदर एक ही चीज होनी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप निकालोगे, वेक्टर के संग जोड़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा, बस अब प्रोडक्ट आपका जो भी है वो मिल जाएगा। यही एक एप्लीकेशन है, बस अंतर इतना होगा,
अगर आप गोल्डन राइस बना रहे हो तो गोल्डन राइस के लिए आपने बीटा कैरोटीन का जीन कहां से निकाला, कौन सा वेक्टर यूज किया और किसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटो बना रहे हो तो उसकी टेक्निक कौन सी यूज की आपने। ठीक है, बीटी टॉक्सिन में कौन सी टेक्निक यूज किया आपने, बस सिंपल सी ये चीजें चलेंगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक एक करके। ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दो है हमारे टारगेट अभी के। एग्रीकल्चर में क्या है और मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सब कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है उसके मेडिसिन के अंदर। तो पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं मेडिसिन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में आ जाओ। एग्रीकल्चर में स्टार्ट करने से पहले बेसिक बात समझाऊंगा जो एनसीईआरटी के पहले पैरा में दे रखी है। एनसीईआरटी बोल रही है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो एनसीईआरटी बोल रही है अगर देखा जाए पास से लेके अब तक कंटिन्यू कंटिन्यू पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना तो सबको चाहिए ना, जिंदगी जीने के लिए। लॉकडाउन में भी लोग खाए तो थे ही, बिना खाए थोड़ा जिंदा रह लेंगे, खाना तो पड़ेगा, मतलब खाना तो सबको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है खाना चाहिए मतलब सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फूड की सप्लाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए। ठीक है, तो देखा होगा ना जब अपना देश आजाद हुआ था तो हरित क्रांति, ठीक है, जय जवान जय किसान ये नारे लगे थे। ठीक है, हरित क्रांति थी क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही थी तो अन्न पैदा करना है, तो किसान जय जय किसान। ठीक है, जय जवान क्योंकि देश की सुरक्षा एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा था, समझ रहे हो, तो जय जवान। और उधर हरित क्रांति के नारे लग रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड की सप्लाई मिले। पहले के टाइम पर फूड कैसे होते थे, तुम लोग अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो तो जानते होगे। ठीक है, पहले के टाइम पर हर हर घर के अंदर एनिमल्स होते थे, लाइक काओ बफेलो। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब गाय भैंस बकरी भेड़ सब पालते थे। ठीक है, हर घर में होते थे, जरूरत थे क्योंकि साधन भी थे यही। अगर कहीं मूव करना है तो भैंस या बैल यूज किए जाते थे गाड़ी को चलाने के लिए। ठीक है, और घर पर अगर फूड प्रोडक्ट लाइक दही मट्ठा घी ये चाहिए तो आपको एनिमल रखने पड़ेंगे, ये कॉमन थे। तो एनिमल जब गोबर करते थे, भाई पोटी निकलेगी तो गोबर ही है उनका, तो गोबर एक अलग जगह बनाई जाती थी, वहां हर घर के सामने गोबर के ढेर होते थे। ठीक है, बड़े बड़े। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर का टाइम आता था, कोई नई फसल बोते थे तो वो सारा गोबर उठ करके खेतों में पहुंच जाता था। ठीक है, स्प्रेड कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये तरीका था स्टार्टिंग में, इससे नो डाउट फूड की क्वालिटी अच्छी होती थी, क्वांटिटी इतनी नहीं होती थी पर क्वालिटी अच्छी होती थी। ठीक है, उस समय मुझे याद है। ठीक है, पर जैसे जनसंख्या मतलब जनसंख्या का भाई डंडा पड़ा, रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो कहीं ना कहीं एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आया। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आलू की जो खेती, अगर आप में से कई लोग जानते होंगे, आलू जब उगाया जाता है तो वहां सॉइल में क्विंटल के क्विंटल यूरिया यूरिया डाली जाती है, कई कई क्विंटल क्विंटल्स यूरिया। और यूरिया हाईली कार्सिनोजेनिक होती है, ये आप जानते हो। ठीक है, डेंजरस होती है। ठीक है, तो क्विंटल के क्विंटल यूरिया डाली जाती है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है, पॉडकास्ट की लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, यूरिया की बात चल रही है ना। तो यूरिया क्विंटल की क्विंटल डाली जाती है खेतों में, और हर बार खेती करोगे फिर यूरिया डाली जाएगी, फिर खेती करोगे यूरिया यूरिया जा कहाँ रही है, या तो सॉइल को बर्बाद कर देगी। ठीक है, इसलिए देखा होगा, मैं थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो लोग आलू की खेती करते हैं वो लंबे समय तक नहीं करते, बेवकूफ लोग लंबे समय तक करेंगे क्योंकि उनकी सॉइल पूरी पूरी अनफर्टाइल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो अक्सर कर लोग जो समझदार होते हैं वो आलू की खेती करते हैं कुछ टाइम तक, तुरंत ही फिर वो और चीजों की खेती करते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, फिर कोई दाल करना चालू कर देंगे, पल्सेस। ठीक है, कुछ और करना चालू कर देंगे। ठीक है, सैलेड करना चालू कर देंगे, पर कंटिन्यू आलू नहीं करेंगे, उनके खेत बेकार हो जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि यूरिया उनको बर्बाद कर देती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल का होना बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हो। तभी तो देखा होगा जो सतगुरु ने एक अभियान चलाया था, ठीक है, सेव सॉइल। उन्होंने कहा कि अगर फर्टाइल सॉइल ही नहीं होगी, मिट्टी तो है पर अनफर्टाइल है, तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, लोगों को, तो लोग भूख से मारे जाएंगे। अर्थ पे जो भी चीजें हैं और इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज बायोडिग्रेडेशन जो होता है उसमें सॉइल की अपर सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनका होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो सॉइल का फर्टाइल होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि कैसे भी सॉइल को सेव करो।
इस एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को रोको, पर समय की मांग है। जब तक आप खेतों में यूरिया और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बी, समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप के हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स होते हैं सारे, पॉइजन, जहर, उनको नहीं डालोगे तो आपकी फसल नहीं होगी। समझ रहे हो, टिड्डियों के दल आएंगे, लोकस्ट के, फसल को बर्बाद कर देंगे, ऐसे ऐसे इंसेक्ट आएंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे, कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। अगर यूरिया और डिफरेंट चीजें आप नहीं डालोगे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो मजबूरी है इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मजबूरी है, ठीक है, मजबूरी है। अब जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड की बात करता हूं, तो आपने देखे होंगे जैसे उनमें फर्टिलाइजर चाहिए, भाई आप कुछ भी उगा रहे हो फर्टिलाइजर चाहिए, पर एग्रोकेमिकल बेस्ड जब भी एग्रीकल्चर करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए आपको। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ आपको फंजीसाइड चाहिए, फंगस लग सकती है, आपको यहाँ पर इंसेक्टिसाइड चाहिए, सब केमिकल वाले, ठीक है। इसके केस में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, समझना, थोड़ा समझने की चीजें हैं, लिखाने को एक लाइन है, पर सब सब समझने की चीज, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आपको कि मांग है, रिक्वायरमेंट है समय की। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, जरूरत पड़ेगी किस चीज की, केमिकल फर्टिलाइजर, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, एटसेट्रा, ये सब क्या है, ऑल आर केमिकल्स। पर अब देखा होगा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड का मतलब, जैसे मैं एक साउथ एक्स में था, तो एक नेचर बास्केट करके एक शॉप थी, नेचर बास्केट करके, ठीक है, साइट्स, DI साइट्स, हाँ, ठीक है, नेचर बास्केट की शॉप है, वहां जब मैं आम लेने देखने गया, यार आम कैसे हैं, ठीक है, क्या है, देखते हैं यार, बड़ा मतलब सजे हुए थे, तो मैंने कहा जाके देखना तो चाहिए क्या है, ठीक, कई बच्चे तो यूज करते भी होंगे, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे, तो वहां जो बाहर मैंगो 40-50 रुपए किलो था, तो अंदर 500 रुपए का एक आम था, ठीक है। मैंने, भाई इस आम में ऐसा क्या है, मैंने पूछा, भाई इस आम में ऐसा क्या है, 500 रुपए का एक आम है, ठीक है, इतना महंगा, ठीक है, और लोग ले रहे थे। तो ना ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, आज से 15 साल पहले की बात है, ठीक है, पुरानी बात है, 10-15 साल हो गए होंगे, ठीक है, हाँ। तो ऑर्गेनिक है, मैंने, अच्छा भाई ऑर्गेनिक इतना महंगा होता है, हाँ। फिर एक बेनारा ग्रुप है, तो वो शायद सप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक मिल्क, तो मैंने कहा ऑर्गेनिक मिल्क ये क्या भाव है, 350 रुपये लीटर, यार कौन लेता होगा, सर लेता है, सर बुझता नहीं है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम है, भाई यार, मतलब चीजें, मतलब चीजें हैं, मतलब करने की, ठीक है, की जा सकती हैं। फिर एक मार्केट मैंने देखा, एक शॉपिंग जहां पर ऑर्गेनिक फूड ही मिलता है, पर ऑर्गेनिक फूड के नाम पर लोग बेवकूफ भी बना रहे हैं, ठीक है, पर इसमें ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिसिटी है कि प्योर ऑर्गेनिक होगा। जैसे अब मिल्क ऑर्गेनिक कैसे होगा, गाय जो चारा खा रही है वो ऑर्गेनिक फूड खा रही है, जहाँ आदमी को ऑर्गेनिक फूड खाने को नहीं मिल रहा, वहाँ गाय और भैंस को ऑर्गेनिक फूड खाने को मिल रहा है, समझ रहे हो, बहुत कॉस्टली होता है, फिर उससे जो मिल्क बनेगा वो ऑर्गेनिक बनेगा। ऑर्गेनिक का मतलब है, सीधी सी बात है, किसी भी चीज को उगाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हो, गोबर की खाद यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, फिर चेकिंग होती है इनकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसके अंदर, इसके प्रोडक्ट में जरा सा भी केमिकल नहीं होना चाहिए, तो ही ऑर्गेनिक है, तभी उनको परमिट मिलता है ऑर्गेनिक का, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। पर ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कैंसर जैसी महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो आजकल फूड मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं, आप जो खा रहे हो, नॉर्मल खा रहे हो, वो भी कार्सिनोजेनिक है, डिब्बे बंद वाली चीजें सब, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं, आप मतलब, ये तो छोड़ो, आप जो एयर ले रहे हो, समझ रहे हो, वो भी कार, आप RO का पानी पी रहे हो, तो RO में प्लास्टिक, मतलब क्या, कहाँ कहाँ दौड़ाओगे यार, कहाँ बचोगे आप, समझ रहे हो, जो देख रहे हो वहीं आपको कार्सिनोजेनिक चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अब ट्रेंड चेंज हुआ, एग्रोकेमिकल से हम आ गए ऑर्गेनिक, पर एग्रोकेमिकल खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, पर अब प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने परमिट किया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसके अंदर आप बायोलॉजिकल चीजें यूज करोगे। मैं इसमें एग्जांपल देने वाला हूं, क्योंकि बीटी बहुत सारी चीज, बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन इसी बताऊंगा, इसी के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें आप यूज करोगे केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर,
इसमें बायो पेस्टिसाइड यूज करोगे, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो कंट्रोल लगाओगे इन सबके अंदर, बायो कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकल चीजें यूज करोगे। इसका एग्जांपल पूरा डिटेल बताने वाला हूं। पर इन दोनों की भी मतलब नहीं जरूरत नहीं, मतलब इन दोनों से भी ज्यादा एडवांस चीजें हमें चाहिए, तभी जाके हम बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। तब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी यहां हम ऐसी क्रॉप बना रहे हैं जो बायोलॉजिकल ही या कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड है, या कह सकते हो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड हम प्लांट यूज करेंगे, समझ रहे हो, जो प्रोडक्टिविटी को कई टाइम मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर देंगे, पर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। विनय सर मैं ओनली आपके नोट्स ही पढ़ता हूं, फिर आगे क्या लिखना चाह रहे हो पता नहीं, ठीक है। देखो नोट्स अगर पढ़ते हो तो पेपर तो पूरा फोड़ के आ जाओगे, ठीक है, पर क्योंकि नोट्स में पूरी एनसीईआरटी है, पर मैं मेरी एक रिक्वेस्ट होती है हर बच्चे से, मेरे नोट्सों के साथ साथ, जैसे मैं आज एनसीईआरटी का एक या दो पैरा करा पाऊंगा, आप साथ में एनसीईआरटी के दो पैरा पढ़ोगे, ठीक है। कल मैं एनसीईआरटी के तीसरे चौथे पैरा को पढ़ाऊंगा नोट्सों के साथ साथ, ठीक है। तो आप साथ में एनसीईआरटी के तीसरे चौथा पैरा को पढ़ोगे, पर पहले दूसरे को रिवाइज करोगे, 10 मिनट लगेंगे। तो जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एनसीईआरटी को 8 से 10 बार रिवाइज कर लोगे एनसीईआरटी को साथ साथ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपकी एनसीईआरटी 8 से 10 बार बहुत कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट हो जाएगी, और नोट्स तो खैर सारे सेट हो ही जाएंगे, तो समझना होगा आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। हाँ अभी हड़बड़ी मत दिखा, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ बेटा, अच्छा ये लिख रहा है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया क्या, हाँ एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर अब मैं हम लोग जो बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक की, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर? यानी देखा होगा ना, अभी न्यूज सुना आपने, किसान ने फांसी लगा ली, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तेज आंधी या हवाएं चली, फसल बर्बाद हो गई तेज आंधी हवा के अंदर, ठीक है, ओले पड़े, फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। तो अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का मतलब है ऐसी फसल जिसमें टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, टॉलरेंस पावर ज्यादा हो, जिसको ग्रो करने के लिए कहीं आपको ऊपर से बहुत ज्यादा पॉइजन ना डालना पड़े, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, समझ रहे, इंसेक्टिसाइड ऊपर से डाल रहे हो तो बेकार है, उनमें खुद की रेजिस्टेंस पावर हो इन इंसेक्ट से फाइट करने की, फंगस से लड़ने की, ऐसी क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो क्वांटिटी ज्यादा दे, समझ रहे हो, यानी गेहूं की अगर बाली है तो उसमें गेहूं पहली की क्वांटिटी में डबल ट्रिपल हो, समझ रहे हो, यानी जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उन सब से लड़ने की ताकत हो। तो यही हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां हम क्या काम करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं और इनका क्या क्या यूज है, यूजफुल इन मैनी वे, ठीक है। जैसे यहां हम क्या करने वाले हैं, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, ऐसी क्रॉप बनाएंगे जो एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट ज्यादा टॉलरेंट पावर रखती हो, ठीक है, जैसे कोल्ड, ठीक है, डॉट, साल्ट, हीट, यानी कहीं बहुत ज्यादा हीट बहुत ज्यादा है, कहीं सॉइल में साल्ट बहुत ज्यादा है, इन सब के अगेंस्ट टॉलरेंस पावर रखती हो फिर भी ग्रो कर जाए, ऐसी क्रॉप, ऐसी क्रॉप बनाने वाले हैं हम यहाँ पर, जो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी आपका जो विश्वास है, रिलायंस मतलब विश्वास, जो आपका विश्वास है कि यार बिना यूरिया बिना केमिकल डाले तो हम फसल उगा ही नहीं सकते हम, समझ रहे हो, तो हम ऐसी क्रॉप बनाने वाले हैं या बना रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें आपका जो मतलब दृढ़ विश्वास था, नहीं भैया बिना इसके तो पॉसिबल नहीं है, हम पॉसिबल करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक है। एक तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाने वाले हैं इसके अंदर, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, ऐसे क्रॉप, ऐसे फसल जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस पावर हो, जैसे मैं आपको उसमें कराऊंगा बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन बताऊंगा या टॉक्सिन समझ लो, ठीक है, बीटी, बीटी टॉक्सिन, और इसमें एक टेक्निक और बताऊंगा, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, दो टेक्निक इसके अंदर आती हैं। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर मैं आपको टोबैको प्लांट के अंदर नेमेटोड रेजिस्टेंस पावर को समझाने वाला हूं, बिना
समझ रहे हो, किसी केमिकल को यूज किए हुए टोबैको को नेमाटोड रेजिस्टेंस बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी से, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को यूज करते हैं। बीटी टॉक्सिन, यानी यहाँ पर हमने एनसीईआरटी ने बीटी कॉटन के बारे में बात किया है, पर अब बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी ये, बीटी वो, बहुत सारे बीटी समझ रहे हो बन रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, समझ रहे हो। यानी एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थ्रियोजेंसिस, उसको यूज करके, ठीक है, समझना मेरी बात। तो दो एग्जांपल किसमें आएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के एग्जांपल बताओ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही एग्जांपल हैं, एक बीटी टॉक्सिन और आरएनए इंटरफेरेंस, ये बहुत अच्छे एग्जांपल हैं पेस्ट रेजिस्टेंस के, जो डिटेल में बताने वाला हूं। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब कई बच्चे नहीं समझते हैं सर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है। पोस्ट, जैसे मानो आपने हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल हो गई अच्छे से खूब, जैसे मानो आप टमाटर की खेती करते हो, टमाटर खूब हो गए, खेत लाल ही लाल दिख रहे हैं भाई, आपने बढ़िया खेतों से टमाटर तोड़े, ट्रकों में पैक किए, लाद दिए। भाई जहाँ खेत है वहां थोड़ा ना बिकेगा, बिकेगा तो शहरों में जाकर के, मंडियों में, और आपने ट्रक को भेज दिया कि जाओ शहरों में, ठीक है, रास्ते में जाम पड़ गया, कोई आपदा आ गई कि आपको 2 या 3 दिन आपका ट्रक मतलब रोडों पर खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, 2-3 दिन के अंदर तो टमाटर सड़ जाएगा, पक पक चुका था तो सड़ना चालू हो जाएगा, सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और खेतों तक पहुंचते, मंडी तक पहुंचते पहुंचते जो 100 रुपए किलो टमाटर था वो रह गया 10 रुपए किलो, और भाड़ा ही भाड़ा उसका 40 रुपए किलो के हिसाब से लग गया। तो किसान क्या करता है, जहां खड़ा है वहीं सारा ट्रक खाली करके लौट लेता है। देखा ना, केस सुने होंगे आपने। तो इस उसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी हार्वेस्टिंग के बाद होने वाला लॉस। सब कुछ बढ़िया था, खेती अच्छी हुई, पैकिंग अच्छी हुई, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, हार्वेस्टिंग कर ली प्रॉपर, अब जब बेचने की बारी आई तो वहां गड़बड़ हो गया मामला, इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इसको भी एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है, इसमें ट्रांसजेनिक टोमेटो को हम समझाने वाले हैं, तो यहां समझाने वाले हैं ट्रांसजेनिक टोमेटो, ये समझाऊंगा डिटेल में इसको, ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है, फ्लेवर से टोमेटो भी कहते हैं इसको। फिर अगला दे रहे हैं इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय प्लांट, ठीक है, समझ रहे हो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसने इसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया कहीं पर भी, ये दो एक्सप्लेन किए, ट्रांसजेनिक टोमेटो, बीटॉक्सिन, आरएनए इंटरफेरेंस। और अगला एनसीईआरटी ने डिटेल एक्सप्लेन दिया है इसको, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, गोल्डन राइस को समझाने की कोशिश की है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, जिसमें विटामिन ए रिच, क्योंकि चावल के अंदर विटामिन ए नहीं होता, चावल के अंदर विटामिन ए नहीं होता, समझो मेरी बात, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए कई जगह ऐसी हैं जहां पर सिर्फ चावल ही खाया जाता है, पर उन लोगों के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। जैसे कई जगह ऐसी हैं, जैसे जहां चावल के संग समुद्र भी है, तो वहां फिश लोग लेते हैं, तो फिश से सारी विटामिन की कमी दूरी हो जाती है। पर कहीं ऐसी जगह है जहां चावल ही है और समुद्र नहीं है, पहाड़ियां हैं, अब ऐसी जगह पे तो समस्या है, क्योंकि वहां फिश भी नहीं मिलेगी खाने को, उनको नॉर्मल रूटीन डाइट होती है, तो उनके अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, और विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो हमने ट्रांसजेनिक राइस बनाया, ऐसा ट्रांसजेनिक राइस गोल्डन राइस बोलते हैं, गोल्डन इसलिए क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए की प्रोफॉर्म होती है बीटा कैरोटीन, वो उसमें भर भर के था। तो ये भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, ट्रांसजेनिक टोमेटो के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है, बीटी टॉक्सिन के बारे में दे रखा है, और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में दे रखा है। इन चारों के बारे में मैं एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं। तो आज का जो टारगेट है वो 3 टेक्निक है, तीनों को मैं कराऊंगा। तो पहली टेक्निक हमारी आज होगी गोल्डन राइस, यहां से स्टार्ट करूंगा, गोल्डन राइस, बिल्कुल सही। गोल्डन राइस को हम ओराइजा सटाइवा बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा, समझना मेरी बात। गोल्डन राइस के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, ओराइजा सटाइवा, देखो दिख भी रहा है ना गोल्डन कलर का राइस, देखा नहीं होगा आपने कहीं, हाँ देखा नहीं होगा, ठीक है, मतलब पूरा सुनहरा चावल, क्योंकि इससे बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा भर जाता है, जिस अब मैं पूरा बोर्ड पे दिखाऊं ना, एकदम सुनहरा, एकदम बढ़िया एकदम होता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन के भरने की वजह से ऐसा होता है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस का नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। अब सब जगह एक कॉमन टेक्निक ही आएगी, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी, ट्रांसजेनिक का मतलब है जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। इसमें क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन क्या होता है इसके अंदर, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होता है, ये खास बात है इस चावल के अंदर, ठीक है। कैसे हमने इस चावल के अंदर बीटा कैरोटीन को डाला, तो सबसे पहले बीटा कैरोटीन के जीन को कहां से आइसोलेट किया, तो एक प्लांट देखा साइंटिस्टों ने, डैफोडिल बोलते हैं इसको, डैफोडिल,
डैफोडिल से हमने बीटा कैरोटीन के जीन को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन जीन हमने निकाल लिया, बीटा कैरोटीन के जीन को इस प्लांट से। और प्लांट की बात चल रही है, तो प्लांट की बात चल रही है मतलब कौन सा वेक्टर यूज करोगे, सोचना ही नहीं है, टीआई प्लाज्मिड यूज करोगे, सोचना ही नहीं है, टीआई प्लाज्मिड यूज करोगे आप। यहां पर यूज क्या करने वाले हो, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड यूज करने वाले हो आप। टीआई प्लाज्मिड और जीन को कट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कॉमन एंजाइम यूज करोगे। कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कॉमन सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आप क्या क्या यूज करने वाले हैं यहां पर, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और T4 लाइगेज। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको एक रिकॉम्बिनेंट मिल जाएगा। इस रिकॉम्बिनेंट की खास बात क्या होगी, इसमें बीटा कैरोटीन का जीन होगा, बीटा कैरोटीन का जीन। ये मिल गया आपको रिकॉम्बिनेंट। बस यही चीजें चलेंगी अब सारी हर उसमें। ठीक है, बेसिक बेसिक क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये ले लिया, टीआई प्लाज्मिड लिया, विच एक्ट एज वेक्टर, ये वेक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और T4 लाइगेज लिया, जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बना दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट को आप ट्रांसफर करोगे, टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, हमने मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड यूज किया है, जो मोनोकॉट में भी ग्रो करेगा। ठीक है, आप इसको ट्रांसफर करोगे एक टेम्परेट वैरायटी, एक नॉर्मल चावल की वैरायटी थी उसमें डाल दिया आपने, और उस नॉर्मल वैरायटी को कन्वर्ट कर दिया आपने गोल्डन राइस के अंदर। समझना मेरी बात, अब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। एक टेम्परेट वैरायटी है, उसमें डाल दिया आपने, सिंपल इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, वैरायटी बोलो या स्ट्रेन बोलो, वैरायटी ना बोल के स्ट्रेन बोलो, स्ट्रेन टर्म यूज करते हैं इसके लिए, टेम्परेट स्ट्रेन, टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस। राइस के एक टेम्परेट स्ट्रेन में आपने क्या कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बन गया ट्रांसफॉर्मेंट। और इस ट्रांसफॉर्मेंट ने आगे जाकर के गोल्डन कलर देना चालू कर दिया। क्यों, क्योंकि कैरोटीन का डिपोजिशन चालू हो गया और ये बन गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो बस ध्यान क्या रखेगा कि बीटा कैरोटीन के जीन को हमने कहां से आइसोलेट किया, कौन सा प्लाज्मिड यूज किया। ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा, टेम्परेट तो ने बता दिया। ठीक है, और गोल्डन राइस का फॉर्मेशन हो गया, ये एक एप्लीकेशन पूरी हो गई। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है, गोल्डन राइस कैसे बना, कोई भी डाउट शाउट। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट। ओके, जब चीज समझ में आती है तो चीजें एकदम आसान हो जाती हैं, जब समझ में नहीं आती है तो बहुत टिपिकल होती है, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर आपके समझ में आ गई तो बहुत आसान है, और समझ में नहीं आई ना, फिर बहुत टिपिकल हो जाती है वो, बहुत टिपिकल। ठीक है, सारा खेल समझने का है। BMS, BMS,
नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा मैं अब नई टेक्निक पे आ रहा हूँ, टेक्निक थोड़ी चेंज करूंगा। गोल्डन राइस के बाद मैं आऊंगा फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टमाटो। ट्रांसजेनिक टमाटो का मतलब है एक ऐसा टमाटर जो सड़ेगा नहीं। आजकल देखे होंगे ना, हरे टमाटर आते हैं, ठीक है, और जिन पर कोई केमिकल अभी केमिकल से कांटेक्ट नहीं होता, मतलब हरे ही रहेंगे। बनाना भी देखे होंगे हरे, मतलब येलो आते हैं, एकदम येलो नहीं होते, ग्रीनिश होते हैं। जैसे आजकल का जो ट्रेंड बन गया है ना, वो ट्रांसजेनिक फ्रूट्स आने चालू हो गए हैं। जैसे आप जानते हो पपीता है, पपाया, ठीक है, बहुत जल्दी पक जाता है, बेकार हो जाता है। बनाना है, पक गया, बेकार हो गया। टमाटर है, पक गया, बेकार हो गया। तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स यूज करना चालू कर दिए हैं। जब आपको जरूरत होती है, बेचना होता है मंडी में, तो उनको केमिकल से ट्रीट करोगे, लाइक एथेफॉन, ठीक है, उसका केमिकल के डिफरेंट फॉर्म आते हैं, तब आप मार्केट में सेल करके आओगे, क्योंकि केमिकल से ट्रीट करने के बाद 2 दिन के अंदर वो पक जाएगा, ठीक है। वो घर पे ले जाओगे, रख दोगे, पक जाएगा अपने आप। पर जब तक केमिकल से ट्रीट नहीं करोगे, पकेगा नहीं, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचा जा रहा है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे काम करते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटो की बात कर रहा हूँ। एक टमाटर बना देते हैं यार। गोल टमाटर हो गया बहुत ज्यादा। अब ठीक है। ठीक है, टमाटो है, फ्लेवर सेवर टमाटो। रेड दिखा दिया। अब समझो, नॉर्मल टमाटर में होता क्या है। टमाटर के अंदर एक जीन होता है, इसको क्राई जीन बोलते हैं। नहीं, सॉरी, क्राई बोल गया। ऐसा समझो, एक जीन होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, एक एंजाइम बनाने वाली प्रोटीन, समझना मेरी बात, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जीन है, ये जब एक्सप्रेस करेगा ना, तो इससे क्या बनेगा, जीन या डीएनए। डीएनए ऑब्लिक जीन, इससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए, एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन। समझना पहले, नॉर्मल पकता कैसे है टमाटर या चीजें, इससे क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी ऑटोमेटिकली। डीएनए जीन, उससे एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनी। और ये प्रोटीन जो बन रही है ना, ये जो प्रोटीन बन रही है ना, ये प्रोटीन का मतलब एक एंजाइम है। एक एंजाइम है, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज। समझना मेरी बात, ये प्रोटीन नहीं है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज एक एंजाइम, समझना। ये क्या है, एक पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, समझना। ये एंजाइम क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। समझ रहे हो ना मेरी बात। और ध्यान रखना, हमेशा उस आरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन उस आरएनए का, हाँ कह सकते हो, वो आरएनए प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जिसको सेंस आरएनए बोलते हैं। एंटी सेंस आरएनए कभी भी प्रोटीन, ये सेंस आरएनए समझना, सेंस आरएनए, सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए कभी भी प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप समझ रहे हो, हमेशा सेंस आरएनए ही।
डैश करो। सेंस आरएनए ही हमेशा प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, एंटीसेंस कभी नहीं करता। एंटीसेंस आरएनए प्रोटीन बनाने में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे समझो, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, दो स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड से एमआरएनए बनता है और एक स्टैंड से एमआरएनए नहीं बनता। समझना मेरी बात। यानी एक स्टैंड सेंस है तो दूसरा एंटी सेंस है, समझ रहे हो। एमआरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एमआरएनए बाहर आता है, उस एमआरएनए को सेंस एमआरएनए बोलेंगे क्योंकि वो एमआरएनए प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। हमेशा ध्यान रखना, एंटी सेंस एमआरएनए नेचुरल कंडीशन में बनता ही नहीं है, सेंस एमआरएनए ही बनता है। समझ रहे हो, सेंस आरएनए ही बनता है। सेंस का मतलब जिसके पास सेंस हो, जिसके पास किसी प्रोटीन को बनाने की कोडिंग हो वो सेंस है, जिसके पास किसी प्रोटीन को बनाने की कोडिंग नहीं है वो बेवकूफ है, एंटी सेंस है। ठीक है, तो हमेशा सेंस आरएनए बनता है और सेंस आरएनए से ही प्रोटीन बनती है। प्रोटीन का मतलब एंजाइम बनता है, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, समझ रहे हो। और पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ठीक है, फॉर सॉफ्टिंग, सॉफ्टिंग मतलब पकने के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हो उसके पकने में इस एंजाइम का रोल है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया यार क्यों ना इस एंजाइम को बनने को अगर रोक दिया जाए तो ये मैकेनिज्म नहीं होगी, नेचुरल फॉर्मेशन को रोक दो। वॉइस लैग कर रही है। हाँ, वॉइस परफेक्ट है ना। सेंस जिसके पास सेंस है, एंटी सेंस जिसके पास कोई सेंस नहीं है। सेंस का मतलब जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, एंटी सेंस जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं रखता। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने कहा कि अगर मैं इस एंजाइम को बनने को रोक दूं, साइलेंट कर दूं, तो बाद में पकाने के लिए तो मिथेफॉन डिफरेंट टाइप के केमिकल आते हैं उनको यूज कर लेंगे, पर अपने आप नेचुरल राइपनिंग मैकेनिज्म नहीं होगी। तो इसके लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आए, हमने टेक्निक यूज की, आर एन ए आई, आरएनए इंटरफेरेंस, जो डिटेल में कराने वाला हूँ कल वाली क्लास के अंदर। बस अभी समझो, एक आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक होती है, समझ रहे हो। आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक होती है, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक से हम एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, समझो मेरी बात। हमने इस टमाटर के अंदर एक ऐसा डीएनए डाल दिया, एक ऐसा डीएनए डाल दिया जो सेंस के साथ इसका एंटी सेंस आरएनए बना लेता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस में फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एंटीसेंस एंटीसेंस कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, इसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटीसेंस एमआरएनए। ये क्या काम करेगा, ये बाइंड करेगा, बाइंड विद सेंस एमआरएनए, बाइंड करके क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। समझना, यानी ये एंटीसेंस, मान लो ये एंटीसेंस है, ये एंटीसेंस एमआरएनए बना और बनकर के सीधा इससे बाइंड कर गया। अगर इससे बाइंड कर जाएगा तो क्या डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं बन जाएगा। और इसके बाइंड कर जाने की वजह से क्या इस प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। प्रोटीन नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये पकने की प्रोसेस नहीं होगी। मतलब जब भी ऐसे टमाटर को आप उगाओगे तो उनके अंदर कभी भी एमआरएनए एक्सप्रेस ही नहीं करेगा सेंस एमआरएनए। क्यों? क्योंकि एंटी सेंस एमआरएनए उसके अंदर बनेगा, वो हमेशा सेंस एमआरएनए से बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देगा। कभी भी प्रोटीन नहीं बन पाएगी, एंजाइम नहीं बनेगा, ये मैकेनिज्म नहीं होगी। पकाने के लिए तो आपको सिर्फ उसको केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी पकेगा। आप बताओ समझ में आया नहीं आया, वॉइस मिसमैच। कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। यहां तक बताओ किसी कोई डाउट शाउट है? अब बताओ वॉइस मिसमैच कर रही है क्या? ये दूसरी टेक्निक हो गई हमारी। टेक्निक नंबर 2,
आरएनए इंटरफ्रेंस को यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटी सेंस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो बाइंड करेगा सेंस एमआरएनए से और इनहिबिट कर देगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, समझ रहे हो, ये बना इससे बाइंड कर गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनहिबिट कर दिया। आप बताओ समझ में आया नहीं आया, यहां तक बताओ। मस्त है सब, सही है, आप ओके परफेक्ट। कोई नहीं, ठीक है, मिसमैच था, मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये टेक्निक समझ में आई या नहीं आई? कुछ भी नहीं है, पहले तो पता होना चाहिए बेसिक, क्या टमाटर या हो या फ्रूट्स के अंदर एक जीन एक्सप्रेस करता है तो एक एंजाइम बनता है। ये एंजाइम उस फ्रूट की सॉफ्टनिंग, उस फ्रूट्स की या टमाटो की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने इस जीन को साइलेंट कर दिया, इस जीन के एक्सप्रेशन में इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिया आपने, तो प्रोटीन नहीं बनेगी, सिंपल। उसके लिए टेक्निक यूज की जो मैं कल बताने वाला हूँ डिटेल के अंदर, इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। इससे कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए एंटीसेंस होगा, जो सेंस से बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा, जिसके आगे की मैकेनिज्म रुक जाएगी। और आगे की मैकेनिज्म ना होने का मतलब है साइलेंस हो गया, रुक गया मैकेनिज्म, तो सॉफ्टिंग नहीं होगी। कैसे इंट्रोड्यूस होता है, क्या मैकेनिज्म है, ये पूरा आरएनए इंटरफेरेंस कल कराने वाला हूं। आज तो मैंने हिंट दिया है कि आरएनए इंटरफेरेंस एक आरएनए एक टेक्निक है जो मैं कल कराने वाला हूं, ठीक है, डिटेल्ड में। अब तीसरी टेक्निक आती है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन देखो, मैंने बताया था, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है मेरे टाइम में, उस समय क्या करते थे हम लोग, मतलब किसान लोग क्या करते थे, ठीक है, उस समय डिफरेंट टाइप के, आप कह सकते हो टैंक होते थे जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हम फिल किया करते थे। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स किसे फिल करते थे? इन टैंक्स के अंदर। फिर वो कंटिन्यू स्प्रे करके उन सब चीजों को, देखा होगा ना, इस तरीके से पंप करके वो स्प्रेयर से पूरे पूरे खेतों पर उसको स्प्रे किया करते थे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वो केमिकल्स गिरते थे, पर उनके साइड देखा होगा मास्क पहनते थे, नहीं तो कितना पॉइजन होता था। वो इंसेक्टिसाइड्स होते थे डिफरेंट टाइप के, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, या कह सकते हो कीड़े मारने की दवा, ठीक है, फसलों पर स्प्रे की जाती थी। तो वही एक तरीका होता था। तो इसको रिप्लेस करना था। अब साइंटिस्टों ने, समझो, दिमाग लगाया, साइंटिस्टों ने कहा कि एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है बेसिलस थ्रियोजेंसिस, समझना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन बनता है इनएक्टिव फॉर्म में। अगर इस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट इंगल्फ कर ले, खा ले, तो उसकी मिड गट में ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। और उस बैक्टीरिया, जब प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो उस इंसेक्ट के मिड गट में होल बना देगा, जिससे इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यार बड़ा बढ़िया बैक्टीरिया है तो। और ह्यूमन पर कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, समझना, ह्यूमन पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोगों ने उन टैंक के, इसको बायो इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो। तो उस समय हमने क्या काम किया, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते थे, उन प्लांट्स के ऊपर हमने इसी बैक्टीरिया के सॉल्यूशन बनाए, और इस सॉल्यूशन को सारे प्लांट्सों के ऊपर स्प्रे कर दिया, समझना। ये जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये लीव्स के ऊपर इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस है। इस कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस थ्रियोजेंसिस, ये बैक्टीरिया है। ये डॉट दिख रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, ये बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? लिख दे रहा हूं मैं, बैसिलस थ्रियोजेंसिस, समझना। ये हमने स्प्रे कर दिया, जब भी कोई इंसेक्ट आएगा, मैं इंसेक्ट को लाइक अ कॉकरोच दिखा देता हूं, ऐसे तो आपको समझ आ जाएगा। लाइक अ इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट आता है और लीफ पर बैठता है, समझना, कोई इंसेक्ट आया और लीफ पर बैठा और लीफ को खाने की कोशिश करेगा, लाइक मान लो टिड्डा है, या इसको ग्रास हॉपर बोलते हैं, या टिड्डी, टिड्डा तो नहीं खाएगा, टिड्डी, ठीक है, लोकस्ट, अगर इस लीफ को खाएगा तो नो डाउट बैसिलस थ्रियोजेंसिस ये इसकी गट में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ठीक है, जब इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है,
इंसेक्ट, इंसेक्ट जब इस लीफ को खाएगा तो नो डाउट ये बैक्टीरिया की गट में जाएगा। एंटर इन गट, कौन सी गट, मिड गट लिख देता हूं, एंटर इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की मिड गट में एंटर कर जाएगा कौन, बैसिलस थ्रियोंजेंसिस, ठीक है। और मिड गट में एंटर करके उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ इंसेक्ट। या ये तो बढ़िया है। तो लोगों ने क्या काम करना चालू कर दिया, इस बैक्टीरिया के सॉल्यूशन बनाए, इस बैक्टीरिया के सॉल्यूशन बना करके स्प्रे करना चालू कर दिया। इंसेक्ट आते थे, लीफ को खाते थे, साथ में बैक्टीरिया भी चला जाता था, और मिड गट में जाकर के, ठीक है, पहुंचने से बैक्टीरिया की, उसकी इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी। बढ़िया चीज है यार। फिर साइंटिस्ट ने ढूंढा आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी ऐसे इंसेक्ट की डेथ होती है, और डेथ में भी इंसेक्ट की मिड गट में होता क्या है। समझना मेरी बात पूरा, इसका पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है। एक्चुअल में हमने देखा उस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक जीन था। इस बैक्टीरिया में एक जीन था जिसको हमने नाम दिया क्राइजीन। समझना, क्राइजीन नाम दिया, क्राई। क्राइजीन, या कह सकते हो एंडोटॉक्सिन जीन। एक ऐसा जीन जो बैक्टीरिया के अंदर कुछ टॉक्सिन्स बनाता है, एंडोटॉक्सिन, अंदर कुछ टॉक्सिन्स बैक्टीरिया बाहर निकालते हैं। जो टॉक्सिन बाहर निकाल रहे हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिन अंदर बन रहे हैं वो एंडोटॉक्सिन है। समझना, क्राइजीन बोल सकते हो या एंडोटॉक्सिन जीन बोल सकते हो, ठीक है। इस जीन की खास बात क्या है, ये जीन बनाता क्या है, ये प्रोड्यूस करता, कन्वर्ट होता है, प्रोड्यूस, ये क्राई प्रोटीन बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्राई प्रोटीन। समझना। ये लो, एमआरएनए बनेगा, इस एमआरएनए से राइबोसोम बाइंड होंगे, और राइबोसोम के बाइंड होने से यहां बनेगी प्रोटीन। इस प्रोटीन को आप बोलोगे क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन, आप क्राई प्रोटीन बोल सकते हो इसको, ठीक है, या इनएक्टिव एंडो टॉक्सिन्स बोल सकते हो, इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। जो क्राई प्रोटीन होती है, इट इज अ टाइप्स ऑफ इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन्स, इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं उसके बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, बैक्टीरिया क्राइजीन, बैक्टीरिया के अंदर क्राइजीन होते हैं या एंडोटॉक्सिन जीन होते हैं। अब पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं। ये एक प्रोटीन बनाते हैं, इसको क्राई प्रोटीन या इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपने अंदर इन टॉक्सिन्स को बनाते हैं, पर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं, इनएक्टिव। और अगर कोई इंसेक्ट इनको खाता है, इंगल्फ करता है, तो ये एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, मिड गट ऑफ इंसेक्ट। मान लो एक इंसेक्ट का डायग्राम बनाऊं अगर मैं यहां पर इस तरीके से, ये इंसेक्ट है, ऐसे दिखा देते हैं, इसकी गट है, पूरा इंसेक्ट दिखा दिया मैंने। इंसेक्ट की ये फोर गट हो गई, ये मिड गट हो गई, मिड गट है। फिर इसकी हाइंड गट है, ये मिड गट है, मिड गट, मध्य आंत, ठीक है। अगर इस प्रोटीन की बात करता हूं तो कहां एंटर करेगा, ये इसकी मिड गट में एंटर करेगा, ठीक है। एंटर इन मिड
गट ऑफ इंसेक्ट। और इनकी जो मिड गट होती है ना इंसेक्ट की, उसका मीडियम जो होता है ना एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम, इन ध्यान रखना यहां पर एल्कलाइन मीडियम होगा, उसके अंदर एल्कलाइन। इसके एल्कलाइन मीडियम के अंदर एक एंजाइम होते हैं जो काम ही एल्कलाइन मीडियम में करते हैं, ठीक है। इन एल्कलाइन मीडियम एंजाइम कन्वर्ट ये इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव एंडोटॉक्सिन के अंदर। समझना, जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन थे वो इन एंजाइम की हेल्प से, मान लो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो इस तरीके से होंगे, ऐसे ऐसे। प्रोटीन है एक, ये प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। एंजाइम इसको पर्टिकुलर जगह से कट कर देंगे, कट करते ही जो उसकी एक्टिव फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी, ये एक्टिव फॉर्म रहेगी। समझना मेरी बात, इनएक्टिव फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर था, इस तरीके से था, और ये भी था। पर एल्कलाइन मीडियम के अंदर वही डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एंजाइम इस प्रोटीन को कट करेंगे, अब इसकी जो फॉर्म आएगी ये एक्टिव फॉर्म है। और एक्टिव फॉर्म क्या काम करेगी, जो इन टॉक्सिन्स है ये बाइंड करेंगे, बाइंड विद वॉल ऑफ मिडगट एंड क्रिएट पोर्स, बाइंड विद एपिथेलियम ऑफ मिडगट। ठीक, क्रिस्टल्स फॉर्म में बनते हैं और वो तुरंत सोल्यूबलाइज हो जाएंगे, वहां पर जैसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ना, वो होल बन जाएंगे। बाइंड विद एपिथेलियम ऑफ मिडगट एंड क्रिएट पोर। और पोर के बनते ही डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट। ये मैकेनिज्म था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, साइंटिस्टों ने कैसे बैक्टीरिया को ढूंढ लिया जिसके पास कैपेसिटी थी अपने अंदर इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन को बनाने की। पर अगर वो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन किसी इंसेक्ट की मिड गट में जाते हैं जहां एल्कलाइन मीडियम है, तो वहां पर कुछ प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो उसको कट करते हैं, कट करते ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते ही ये मिड गट से चिपक जाती है, सोल्यूबलाइज हो जाती है यहाँ पर, और चिपकते ही यहाँ पर होल बना देगी, होल, होल बन जाएंगे और इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा है। तो दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने, जब इसके पास ऐसी मैकेनिज्म है तो क्यों ना इस जीन को उठा करके हम इस क्रॉप में ही डाल दें, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें इन क्रॉप्स को। जिस क्रॉप में डालोगे उन क्रॉप के अंदर प्रोटीन बन जाएगी जो बैक्टीरिया के अंदर बन रही थी। अब जब भी कोई इंसेक्ट उन क्रॉप को खाएगा तो ये इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन जो पहले बैक्टीरिया में बन रहे थे अब क्रॉप के अंदर बन रहे हैं, वो इंगल्फ करेगा, तो अंदर जाके उसकी मिड गट में प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट होंगे और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे उसकी डेथ हो जाएगी। आप समझे नहीं समझे, यस या नो? आप बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये चीज बेसिक समझ में आनी चाहिए आपको। यहां तक बताओ, उसको लिखना चाहो तो लिख लिख भी सकते हो तुम लोग, इसको नोट भी कर सकते हो। बीएमएस। अब वापस आ रहा हूं मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। बीटी टॉक्सिन की बात चल रही है, ये मैकेनिज्म हो गया। बीटी टॉक्सिन जीन, अगर मैं बीटी टॉक्सिन की बात करता हूं, हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोड्यूस, कौन है भाई पता नहीं, plant to produce resistance to insect without need of insecticide, in effect create, इसको भी बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड्स बोल सकते हो, ठीक है। आज की डेट में हमने बीटी कॉटन बनाया, बीटी कॉर्न बनाया, बीटी राइस बनाया,
बीटी टमाटो बनाया, बीटी पटेटो बनाया, सोयाबीन बनाया, एक्सेट्रा। बहुत सारे हमने ऐसे क्रॉप बनाए हैं जो पहले से ही कह सकते हो बायो पेस्टिसाइड, समझ रहे हो, मतलब कह सकते हो अपने अंदर ही बना लेते हैं, यानी बाहर से कोई भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। समझे या नहीं समझे? इसको नोट कर लो आप लोग, पहले इसको नोट करो, उसको पूरा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो उसका एक मिनट के अंदर। हेलो, हाँ नोट किया क्या? नोट हुआ क्या? डन, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बस यही टेक्निक यहां बताना चाह रहे हैं कि बीटी कॉटन में क्या किया हमने। ठीक है, सेम चीज, सब कुछ एक ही चीज यूज कर रहे हैं। किसी भी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, टीआई प्लाज्मिड ले लो। ठीक है, क्राई जीन को टीआई प्लाज्मिड से जोड़ दो, और टीआई प्लाज्मिड को आप चाहो तो, ठीक है, कॉटन में एंटर करा दो, कॉर्न में एंटर करा दो, राइस में एंटर करा दो, टमाटो, पटेटो, सोयाबीन एटसेट्रा, किसी में भी आप एंटर करा दो, वो क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। यानी क्योंकि क्राई जीन अब उसके अंदर पहुंच चुका है, जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। और जब भी कोई भी इंसेक्ट उन क्रॉप को इनटेक करने की कोशिश करेगा, तो वो उनकी मिड गट में जाकर के एक्टिव हो जाएगा। उन्हीं की मिड गट में क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि उनकी मिड गट में कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज, जो स्क्राइब प्रोटीन को एक वहां से कट करते हैं जहां से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और मिड गट के अंदर सॉल्युबलाइज होकर के पोर क्रिएट करता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं कॉटन की बात कर रहा हूँ, बीटी कॉटन। ठीक है, क्योंकि कॉटन का अगर आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से एक प्लांट होता है कॉटन का, उसमें कॉटन बॉल होती है। ठीक है, कॉटन बॉल जब मैच्योर होती है तो फटती है, तो कॉटन उसके अंदर निकलती है, इसको प्रोसेस करके फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉटन बॉल बॉम्ब जो होता है ना, कॉटन बॉल बॉम्ब, ये कॉटन बॉल के अंदर अपने लार्वा को एंटर कराता है या देता है, समझो। और इस लार्वा को देने की वजह से कॉटन बर्बाद हो जाती है, और कॉटन की जो कल्टीवेशन है या ईल्ड है, इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो हमने क्या काम किया, कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। जब भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, खाने की कोशिश करेगा, मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटी या कह सकते हो क्राई, क्राई जीन अब इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। तो आज की डेट में वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं, एनसीईआरटी की लाइन है,
जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, कोलियोप्टेरन्स या डायप्टेरन्स। तीन ध्यान रखने, तीनों ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। लेपिडोप्टेरन्स में क्या आता है, लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं टोबैको, वुडवॉर्म, आर्मी वॉर्म दे रखा है एनसीईआरटी में। इसके अलावा एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा कॉटन बॉल बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब, ठीक है, हाँ कॉटन बॉल बॉम्ब। एंड कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉल बॉम्ब और कॉर्न बोरर ध्यान रखना है। लेपिडोप्टेरन्स में क्या क्या आते हैं, टोबैको बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब और कॉर्न बोरर, ये सब इसके अंदर आते हैं। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सीलोप्टेरन्स में क्या क्या आते हैं, सीलोप्टेरन्स में, ठीक है, इसमें बीटल्स आते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। डायप्टेरन्स में फ्लाई और मॉस्किटो आते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां पर आएगा, अरे यार ये क्या है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन कहां पर आएगा, क्वेश्चन आएगा लेपिडोप्टेरन या कॉटन बॉल बॉम्ब और कॉर्न बोरर किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं, ठीक है। चलो एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। अब वो जो टेक्निक मैंने बताई है एनसीईआरटी ने लिख दी है कि बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक एंड insecticidal proteins. Actually bt toxin produce exist protein, sorry, toxin protein exists as an inactive protoxin, ठीक है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जब इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा तब इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। जहां पर क्या होता है, ये क्रिस्टल सोल्यूबलाइज होते हैं और सोल्यूबलाइज होकर के ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं सरफेस ऑफ मिड गट, सरफेस ऑफ मिड गट, ये मिड गट की एपिथेलियम से बाइंड कर जाते हैं और क्रिएट पोर्स, और पोर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाती है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। समझ में आया नहीं आया, यस या नो, क्लियर है बिल्कुल। तो ये दो तीन पॉइंट ध्यान रखने, इसको मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया है, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का दे रखा है इन्होंने। और दो बातें ध्यान रखना, अगर मैं जीन की बात करता हूं, इन क्राई जीन की फॉर्म्स पर क्वेश्चन बनता है, जैसे क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर के लिए यूज होता है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी ये कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इन पर क्वेश्चन बनते हैं कि कितने टाइप के क्राई जीन है, क्राई फर्स्ट एबी है, डिस्प्ले क्राई फर्स्ट एबी है नंबर वन, नंबर टू क्राई फर्स्ट एसी है, क्राई फर्स्ट एबी देन क्राई फर्स्ट एसी, फिर क्राई सेकंड एबी। तो समझना क्राई फर्स्ट एबी ये कॉर्न बोरर के लिए यूज होता है। अब क्राई फर्स्ट एबी की बात क्या आएगा, क्राई फर्स्ट एसी आएगा, फिर क्राई फर्स्ट की बात कौन सा आएगा, क्राई सेकंड आएगा, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी आएगा तो ध्यान रखना है कॉर्न बोरर, क्राई फर्स्ट एसी आएगा तो कॉटन बॉल बॉम्ब, और क्राई सेकंड एबी आएगा तो अगेन कॉटन बॉल बॉम्ब, ठीक है। और सिंपल याद करना, क्राई फर्स्ट, फर्स्ट भी पहला आ रहा है, एबी भी पहला आ रहा है तो कॉर्न बोरर, इसके अलावा फर्स्ट अगर आ रहा है तो एसी आ रहा है, एबी नहीं आ रहा तो कॉटन बॉल बॉम्ब, फर्स्ट ये सेकंड आ रहा है तब एबी आ रहा है तो अभी कॉटन बॉल बॉम्ब, ठीक है। सेकंड स्टेज कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए, फर्स्ट स्टेज कॉर्न बोरर के लिए है। आपसे आपको याद रहेगा, दो जीन होते हैं, इनको क्राइजीन बोलते हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं जीन को हम अलग अलग क्रॉप में टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से एंटर करा देते हैं, जो कॉर्न बोरर और कॉटन बॉल बॉम्ब से हमें मतलब हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दो का दे रखा है एनसीईआरटी में, दो को मैंने पूरा डिटेल तरीके से समझा दिया है अच्छी तरीके से। तो आज आपकी टेक्निक जो मैंने कवर करानी थी, तीन करानी थी, गोल्डन राइस सेट हो गया होगा, कॉमन चीज एक ही जगह लगेगी, ठीक है। वही आपने जीन को आइसोलेट किया, प्लाज्मिड में जोड़ा और एंटर करा दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कराया आज, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक लग रही है। और तीसरा मैंने कराया बीटी टॉक्सिन, जो आप एक तरीके से प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस पावर आप दे रहे हो, यानी आप बायो पेस्टिसाइड की तरह इन बैक्टीरिया को यूज कर रहे हो, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस को, ठीक है। आपने इन प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जिनके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस पावर आ गई, ठीक है, जिसमें क्राई
जीन को आपने यूज किया है इन प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। और जब भी प्लांट की बात आएगी तो प्लाज्मिड आप एक ही यूज करोगे, टीआई प्लाज्मिड। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है? कल मैं आरएनए इंटरफेरेंस कराने वाला हूं और वो इतना मतलब कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा ही कंसेप्चुअल है, पूरा मतलब बायोटेक की जान कहा जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। जो किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, ठीक है, क्लास में ज्वाइन करोगे तभी चीज समझ में आएगी, ठीक है। ओके, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। कल नहीं, सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीक की 3 क्लास होंगे, उसमें चैप्टर एंड हो जाएगा। और बस फिर हमारा चैप्टर बचता है एक अकेला, इवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीक में हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट? ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय बाय। ध्यान रखना सैटरडे को पॉडकास्ट रहेगा, मिस मत कर जाना, ठीक है। सैटरडे को पॉडकास्ट रहेगा, सॉरी पॉडकास्ट नहीं, सैटरडे को, ठीक है, निर्णायक सीरीज का पहला लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, सारे के सारे आ जाना। हेलो हेलो, ठीक है।